चैप्टर 1991 टू 2000। मुझे लगता है कि तुम दोनों वास्तव में जीने से थक गए हो। ये ज़िवेन ने जीवन और मृत्यु के न्यायाधीश की तरह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उनके यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख से सीधे जीवन और मृत्यु की शक्ति निकली। यह कैसे संभव है? यह किस प्रकार का यंत्र है? स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर बार बार पीछे हट गया, इसे सिर पर लेने की हिम्मत नहीं हुई। वह यिन और यांग के जीवन और मृत्यु की शक्ति को कैसे नहीं पहचान सका? बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी साधना के साथ भी, जब तक वह पौराणिक क्षेत्र में नहीं टूटा, यिन और यांग के बीच संतुलन के स्तर को हासिल करना असंभव था। वह केवल जीवन और मृत्यु की शक्ति का अलग अलग उपयोग कर सकता था। यहाँ तक अगर वह उन्हें फ्यूज करने में कामयाब रहे, तब भी जब वह उन्हें अलग अलग इस्तेमाल करते थे तो बिजली बहुत कम थी। इसलिए बहुत कम लोग यिन और यांग की जीवन और मृत्यु की शक्ति का उपयोग हमले के तरीके के रूप में कर सकते थे। फिर भी शक्ति काफी अद्भुत थी। अपने साधनों और दूरदर्शिता के साथ वह कैसे नहीं देख सकता था कि यह येज़िवेन की अपनी पद्धति नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में उपकरण था। वह चीज क्या थी? यह इतना शक्तिशाली था। हम्फ, आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं? येज़िवेन बिजली की तरह तेज चली। उसने अपना हाथ हिलाया और अचानक जीवन और मृत्यु की कई शक्तियां सीधे बह गईं। ऊपर से नीचे तक इसने स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर को पूरी तरह से सील कर दिया। गड़गड़ाहट। वह उन सभी को चकमा नहीं दे सका। वह उनमें से किसी एक को सीधे टक्कर देना चुन सकता था। टकराना। स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर सीधे कृपाण से बह गया था। तभी उसका बचा हुआ हाथ मौके पर ही चीख पड़ा और बह गया। स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर अचानक बेहद चौंक गया था। यिन और यांग की जीवन और मृत्यु की शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हांग तियानलिन को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा जब उसने शीर्ष श्रेणी के हुआन हथियार का इस्तेमाल किया। हम्फ, 5 एम्परर्स अवरोही। ये ज़िवेन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने सीधे मौके पर ही एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट फिगर को मात दे दी। यह 5 पहाड़ों की तरह था जो स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर की ओर कुचल रहा था। टकराना। स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर चकमा नहीं दे सका और सीधे हिट हो गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया, जो सब उसका खून का सार था। उसके सिर के ऊपर अनगिनत गड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वह पकड़ने के लिए संघर्ष करता रहा। उसका सिर पहले से ही पसीने से लथपथ था। होंग तियानलिन, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप अन्योन्याश्रित होने के सिद्धांत को नहीं समझते हैं? यह आदमी निर्दयी है। अगर मैं मर जाऊं तो जीने के बारे में मत सोचो। वह लगातार दहाड़ा। ये ज़िवेन ने उस पर जो दबाव डाला था वह बहुत अधिक था। ये ज़िवेन ने उसे लगभग अकेले ही हरा दिया था और उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। इस समय उसने अचानक कुछ सोचा। मार्शल आर्ट अवतार। यह मार्शल आर्ट अवतार अपने आप में असामान्य था। हालांकि उन्हें स्वर्ग बंजब भूमि हॉल के ऊपरी क्षेत्रों में माना जाता था, उन्होंने पहले कभी मार्शल आर्ट अवतार नहीं देखा था। यह एक मार्शल आर्ट अवतार था जिसे केवल अद्वितीय प्रतिभाएं ही विकसित कर सकती थीं। हालांकि स्वर्ग बंजब भूमि हॉल में केवल कुछ ही लोग थे, विशेष रूप से उनकी उम्र में, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक मार्शल आर्ट अवतार की खेती की थी। हालांकि उसने उन सभी को देखा नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना था। हालांकि उन्होंने ऐसी युद्ध तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके विपरीत वह महान येज़िवेन के समान ही था। स्वर्ग बंजब भूमि महल और दिव्य संघ के सैकड़ों रहस्यमय क्षेत्र के विशेषज्ञों का वध करने के बाद वह प्रसिद्ध हो गया था। उसके बारे में सब कुछ सबके शोध का विषय बन गया था। उनके 5 सम्राट बहुत स्पष्ट थे। पंचतत्वों की शक्ति को नियंत्रित करना, जो कि एक उच्च स्तरीय कानून की शक्ति थी, ऐसा कुछ नहीं था जो सामान्य लोग कर सकते थे। होंग तियानलिन, तेज। यह आदमी येज़िवेन है। वह येज़िवेन है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं। स्टार पैलेस मास्टर ने जल्दी से चिल्लाया। हांग तियानलिन मूर्ख नहीं था। लगभग तुरंत ही उन्होंने स्टार पैलेस मास्टर के समान ही सोचा। तुरंत ही उसकी आंखों में एक चमक और परमानंद की लहर दौड़ गई। आज उनका भाग्यशाली दिन लग रहा था। येज़िवेन के अहंकार के कारण स्वर्ग उजाड़ महल ने उसे पकड़ने के लिए आसमान छूती इनाम की पेशकश की थी। यह पुरस्कार न केवल बाहर के लिए था, बल्कि भीतर के लिए भी था। अगर वह येज़िवेन को पकड़ सकता है, नहीं, भले ही वह दूसरों के आने तक रुका रहे, येज़िवेन बच नहीं पाएगा। भले ही वह आज एक ज़िवेन को पकड़ने वाला नहीं होता, फिर भी वह मुख्य योग्यता होता। जब वह समय आया तो क्या वह नहीं प्राप्त कर पाएगा जो वह चाहता था? उसे अब क्या करने की जरूरत थी? समय के लिए रुकना था। जब वे पहुंचे तो पहले से ही बड़ी संख्या में लोग भाग रहे थे। बस इतना था कि वे एक कदम आगे थे। ये ज़िवेन ने उन दोनों को गहराई से देखा और थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं। यह अच्छा नहीं था। अगर पहले लड़ाई न हुई होती तो कोई बात नहीं थी। अधिक से अधिक यह स्वर्ग बंजब भूमि हॉल के विशेषज्ञों के बीच एक आंतरिक लड़ाई होती। हालांकि उसकी पहचान के माध्यम से देखा गया था। अगर दूसरों को पता चल गया तो उसे डर था कि उसे वास्तव में एक अंतहीन खोज का सामना करना पड़ेगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हेवन वेस्टलैंड हॉल के 2 लेजेंड्रियलम विशेषज्ञ अभी भी उसे लालच से देख रहे थे। वह बिल्कुल आराम करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? यदि आप नहीं जानते हैं तो आप अभी भी जीवित रह सकते हैं। दुर्भाग्य से आप सभी जानते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के येज़िवेन ने अपना मुंह खोला और अचानक एक सांस ली। आकाश को भरने वाली बड़ी संख्या में हुआन कोर सीधे उसके द्वारा निगल लिए गए थे। बूम! उनकी मार्शल शक्ति और मार्शल आर्ट अवतार, जो मूल रूप से बहुत अधिक उपभोग कर चुके थे, एक पल में पूरी तरह से भर दिए गए थे। उसकी युद्ध शक्ति एक बार फिर चरम पर पहुंच गई। उसकी ताकत बेहद भयानक स्तर तक चढ़ गई थी। येज़िवेन, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम अब आत्मसमर्पण कर दो। गलती मत करो, यहाँ हम में से बहुत से लोग हैं। तुम्हारे लिए बचना असंभव है। स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर जल्दी से चिल्लाया। जब उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया तो वह भी बेहद चौंक गए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येज़िवेन उनके बीच घुसने की हिम्मत करेगा और यहाँ तक अराजकता का फायदा उठाकर लूटपाट करने की हिम्मत करेगा। दुस्साहसी, बस अवर्णनीय था। ऐसा कुछ करने के लिए कितना साहसी होना चाहिए। हालांकि उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि यह वास्तव में एक बहुत अच्छा विचार था। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह थी। अगर उसने येज़िवेन की लड़ने की शैली को नहीं पहचाना होता तो शायद उसने यह नहीं सोचा होता कि येज़िवेन वास्तव में उनके बीच छिपा हुआ था। बूम! दबा हुआ स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर अचानक चौंक गया। मूल रूप से वह येज़िवेन के 5 सम्राट वंश के दमन को एक झटके में तोड़ने के लिए गुप्त रूप से ताकत जमा कर रहा था। किसने सोचा होगा कि येज़िवेन की ताकत वास्तव में जुबान कोर के एक कोर को अवशोषित करने के बाद बढ़ जाएगी। जितनी शक्ति उसने जमा की थी वह तुरंत बिखर गई। अरे नहीं, यह कैसे हो सकता है? धिक्कार है, भाड़ में जाओ! हॉन त्यानलिन जोर से चिल्लाया। फिर अनगिनत जेन युआन अचानक बह गए और लड़ाई के झंडे के साथ तालमेल बिठाते हुए येज़िवेन की ओर बढ़ गए। टकराना! इस युद्ध ध्वज को येज़िवेन ने अपने नंगे हाथों से अवरुद्ध कर दिया था। येज़िवेन के लिए यह उत्तम हुआन उपकरण कुछ भी नहीं था। यह उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सका। यह किसी काम का नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। तुम पहले ही जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका चूक चुकी हो, येज़िवेन ने मंद स्वर में कहा। टकराना! येज़िवेन ने अचानक जमीन पर पैर रख दिया। एक राक्षसी शक्ति 5 सम्राट वंश से गुजरी और स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर पर गिर गई। पफ! स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर ने मुंह से खून थूका। वह केवल अपनी दृष्टि को काला होते हुए महसूस कर सकता था। वह बिल्कुल भी टिक नहीं सका। हालांकि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह बिल्कुल नहीं चल सकता था। येज़िवेन द्वारा उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। मैं विरोध करना चाहता हूँ। मेरे लिए ब्रेक! वह जोर से चिल्लाया। उसके शरीर में रक्तसार पागलपन से जलने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी, भले ही वह बच जाए। हालांकि वह इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकता था। इस समय वह अंत में समझ गया कि एल्डहुआंटिंग, जिसका उसने पहले उपहास किया था, गहन मृत्यु क्षेत्र में एक जूनियर के हाथों मर गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बहुत बेकार था। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि यह आदमी बहुत भयानक था। वह बस इंसान नहीं था। तुम वापसी करना चाहते हो? सपने देखते रहो। येज़िवेन ठंडी और निर्मम थी। जब से वे उसकी पहचान जानते थे उसने उन्हें मारने की ठान ली थी। बजना! आकाश में एक चौंकाने वाली तलवार क्यूई घनीभूत होने लगी। यह पीली नदी की तरह विशाल और शक्तिशाली था। यह एक लंबी तलवार सिद्धांत नदी में संघनित हो गया और सीधे स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर की ओर फिसल गया। टकराना! स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। एक पल में लंबी तलवार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। 2 बार मरोड़ने के बाद उसने अचानक चलना बंद कर दिया। अच्छा नहीं है, यह आदमी बहुत क्रूर है। हॉन त्यानलिन ने इस दृश्य को देखा और वह बस डर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्टार पैलेस ओल्ड मॉन्स्टर इतनी आसानी से येज़िवेन द्वारा मारा जाएगा। यह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। यह बहुत भयानक था। हान त्यानलिन ने जल्दी से युद्ध का झंडा फहराया। वह फिर प्रकाश की किरण में बदल गया और मुख्य हॉल से बाहर उड़ गया। वह बचना चाहता था। उसने इस समय येज़िवेन को पकड़ने की परवाह नहीं की। वह पहले अपनी जान बचाना चाहता था। उस समय वह निश्चित रूप से पहली मेधावी सेवा होगी। हालांकि अगर वह जीवित नहीं रह सका तो यह वास्तव में दयनीय होगा। तुम जाना चाहते हो? रुको! येज़िवेन को 5 सम्राटों द्वारा समर्थित किया गया था। उसके पीछे हवा और गड़गड़ाहट के पंख तुरंत खुल गए और फड़फड़ाए। हुश! उनकी आकृति सीधे शून्य से टकराती है। एक पल में उसने होंग त्यानलिन को पकड़ लिया, जो पहले बच गया था, और सीधे उसके ऊपर उड़ गया। असंभव! हान त्यानलिन लगभग मौत से डर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन इतना क्रूर होगा। वह एक झटके में उसकी चपेट में आ गया था। यह गति लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए बहुत तेज थी। हालांकि उसने येज़िवेन को हवा में उड़ते हुए देखा और बेरहमी से लात मारी।
टकराना। उम्मीद के मुताबिक होंग तियानलिन को सीधे लात मारी गई। जमीन पर गिरते ही उनका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह था, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। कौन जानता था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन वह अभी भी बचने की कोशिश कर रहा था। बजना। आकाश में तलवार ची तेजी से घूमी। यह बड़ा और बड़ा होता गया। उसके बाद यह सीधे नीचे गिरा और होंग तियानलिन को जमीन पर पटक दिया। उनकी दिव्य आत्मा तुरंत नष्ट हो गई थी। वह धीरे से सहम गया। उसने केवल यह महसूस किया कि उसके पूरे शरीर की ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि इस समय हॉल के प्रवेश द्वार पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक छायाएं दिखाई दे रही थीं। वे सुदृढ़ीकरण थे जिनकी वह अपेक्षा कर रहा था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वे बहुत देर से आए थे। वह उसने अपना मुंह खोल दिया। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह पूरी तरह से मर गया। जो लोग अभी अभी आए थे वे इस समय थोड़े हक्का बक्का रह गए। हालांकि उनके लिए धन के लिए लड़ना आम बात थी, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह का नरसंहार देखा था। दूसरे शब्दों में, भले ही वे एक दूसरे को मारना चाहें, वे इसे एकांत स्थान पर करेंगे। उन्होंने ऐसा खुला और सती नरसंहार कभी नहीं देखा था। गहरे मृत्यु चरण के विशेषज्ञ किसी भी गुट की मुख्य ताकत थे। उचित कारण के बिना उन्हें निश्चित रूप से बिना किसी कारण के एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने अभी क्या देखा था? 2 दिवंगत गहन मृत्यु चरण के विशेषज्ञ एक ही सांस में मर गए थे। इसके अलावा वे अपने शत्रुओं के हाथों नहीं मरे। इसके बजाय वे अपने ही लोगों के हाथों मारे गए। एक बार यह खबर फैल गई तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि इससे किस तरह का हंगामा होगा। क्या यह व्यक्ति पागल था? भले ही यह जुबानखोर के लिए लड़ने के लिए ही क्यों न हो, उसे इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। सभी को लगा जैसे उनका दिमाग क्रैश हो गया है। एक पल के लिए वे प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। ये शिवेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। उन दोनों से सारी दौलत लूटने के बाद उसने तियानयुआन मिरा को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उन हुआनकोर को लगातार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 1 लाख से अधिक हुआनकोर उसके बैग में घुस गए थे। इस समय उन लोगों ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। हुआनकोर का यह अंतहीन समुद्र उन तीनों के बीच इस तरह के तीव्र संघर्ष का मूल कारण था। जुबानखोर का अंतहीन समुद्र एक अतुलनीय रूप से बड़ी मात्रा में धन था, जिससे उनकी आंखें लाल हो गईं। हालांकि जब उन्होंने 2 लाशों को जमीन पर देखा जो अभी तक ठंडी नहीं हुई थी, तो वे तुरंत शांत हो गए। क्या मजाक! अगर 2 लाशें नहीं होती तो उनमें एक शिवेन से लड़ने की हिम्मत होती। जैसा कि कहा जाता है, कानून जनता को दंडित नहीं करता है। इसके अलावा वे एक ही संप्रदाय के शिष्य थे। यह मारे जाने की हद तक नहीं था। हालांकि जब उन्होंने उन 2 लाशों को देखा जो अभी तक ठंडी नहीं हुई थी, तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है और वे होश में आ गए। क्या मजाक! यह व्यक्ति गंभीर था। बहुत सारे लोग चुपके से इस आदमी को कोस रहे थे जो अपने लिए सब कुछ हक करना चाहता था। वह अब इतना अहंकारी हो सकता है। एक बार जब वह उच्च अधिकारी द्वारा खोज लिया गया तो वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा होगा। 2 दिवंगत गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञों की हत्या का अपराध कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से भुलाया जा सके। ये शिवेन ने उन पर एक नज़र डाली। वह कैसे नहीं जान सकता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। यदि वह वास्तव में हेवन वेस्टलैंड पैलेस का सदस्य होता तो वह शायद उन्हें चुप कराने के तरीकों के बारे में सोच रहा होता। चूंकि वह उनमें से 2 को पहले ही मार चुका था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह थोड़ा और मारता। हालांकि वह स्वर्ग बंजर भूमि हॉल का विशेषज्ञ नहीं था। इस समय उनके पास उनकी परवाह करने का समय नहीं था। करने के लिए सही काम यह था कि सभी जुबानखोर को जल्दी से इकट्ठा किया जाए और छोड़ दिया जाए। इन लोगों ने देखा कि एक शिवेन का इरादा उन्हें मारने का नहीं था, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से राहत महसूस की। उन्हें यह भी डर था कि एक शिवेन अचानक पागल हो जाएगी और उन्हें मार डालेगी। शुरुआती ईर्ष्या का अनुभव करने के बाद उन्हें भी इस तरह की चिंताएं होने लगीं। उन्हें डर था कि एक शिवेन उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें मार डालेगी। उस समय वह दोषारोपण कर सकता था और कह सकता था कि उसे प्राचीन पूर्वज धर्म के लोगों ने मार डाला था। उन्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर वे होते तो निश्चित रूप से ऐसा ही करते। आखिरकार स्वर्ग बंजर भूमि हॉल के उच्च अधिकारी द्वारा दंडित किया जाना किसी की हत्या करने से कहीं अधिक भयानक था। लेकिन किसी भी मामले में उन्होंने उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की और केवल उसे घूरते रहे क्योंकि उसने हुआन डांस के सागर को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया। मारना, मारना, मारना। बाहर से जोर जोर से युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। यह एक ध्वनि तरंग की तरह थी जो हलकों में फैल रही थी। ये जिवेन का चेहरा बदल गया। यह दाव सोल्जर ग्रुप का घेराव था। इतनी तेजी! प्राचीन पूर्वज धर्म की पराजय की गति उसकी सोच से भी तेज थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन अब तक वह जुबानखोर के आधे से भी कम लेने में कामयाब रहा था, जो कि 50 मिलियन जुबानखोर था।
उसके लिए यह वास्तव में बहुत बड़ी संपत्ति थी, लेकिन यह केवल तभी था जब उसके पास तुलना करने के लिए करोड़ों हुआन करोड़ न हो। उसने केवल यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख और त्यानयुवान दर्पण को खोला और जुबान कोर को इकट्ठा करता रहा। हॉल के बाहर हेवन वेस्टलैंड हॉल के विशेषज्ञ सभी हक्का बक्का रह गए। उनकी आंखें हुआन कोर से चिपकी हुई थीं और वे लगभग लार टपका रहे थे। अंत में हत्या के नारे महल में घुस गए और ये जिवेन ने आखिरकार इन करोड़ों जुबान दानों को बड़ी सफाई से लूट लिया। हॉल के बाहर हेवन वेस्टलैंड हॉल के विशेषज्ञ पहले से ही अपने दांत पीस रहे थे। उन्होंने कभी किसी को इतना खाने वाला नहीं देखा था। वे मन ही मन कोसते रहे, समय आने पर मैं तुम्हें ब्याज समेत उगलवाऊंगा। इस समय ये जिवेन के सभी जुबान को एकत्र करने के बाद उसकी अब और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि यह धन उस धन की तुलना में समुद्र में केवल एक बूंद था जो प्राचीन पूर्वज धर्म ने करोड़ों वर्षों में संचित किया था। यह उसके लिए पहले से ही बहुत कुछ था। लेकिन उसके लिए यह पहले से ही बहुत कुछ था। उनके लिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे रातों रात अमीर हो गए। हालांकि वह अभी भी थोड़ा अनिच्छुक था। वह यह भी जानता था कि वह लालची नहीं बना रह सकता, अन्यथा वह अपनी जान गंवा देगा। पहले क्या होंग त्यानलिन और जिंग चेन डोरेन ने अपनी जान नहीं गंवाई थी क्योंकि वे बहुत लालची थे और स्थिति को नहीं समझते थे। इसने उसे पूरी तरह से प्रभावित किया, जिससे वह उन्हें मारने के लिए मजबूर हो गया। स्विश! उसने बस जगह को अलग कर दिया और एक फ्लैश के साथ वह सीधे महल से बाहर चला गया। उस प्रहार से यहाँ के महल का अंतरिक्ष निर्माण पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अन्यथा वह अंतरिक्ष को पार करने और सीधे भागने में सक्षम नहीं होता। जब वे सीधे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे युद्ध क्षेत्र का परिणाम तय हो गया लगता है। उनके नेता की मृत्यु के साथ प्राचीन पूर्वज धर्म की पूरी स्थिति पूरी तरह से एक तरफा हो गई थी। दाओ सैनिक अपने अंतिम प्रतिरोध को पूरा करने के लिए पहले ही प्राचीन पूर्वज महाद्वीप की गहराई में पीछे हट गए थे। और आकाश में स्वर्ग बंजर भूमि हॉल के दाओ सैनिक और सभी पक्षों के विशेषज्ञ हर जगह थे। उच्चतम बिंदु पर एक अतुलनीय विशाल लाश तैर रही थी। यह प्राचीन पूर्वज धर्म के नेता थे। अब जीवन की कोई सांस नहीं थी। हालांकि शरीर के चारों ओर के कानून अभी भी बहुत जोरदार और जीवंत थे, ये जिवेन देख सकते थे कि नेता वास्तव में मर चुका था। स्वर्ग बंजर भूमि युद्ध अमर प्राचीन पूर्वज धर्म के नेता पर कानूनों को तोड़ने और फिर उसे अपनी जेब में लेने की कोशिश कर रहा था। भले ही यह केवल एक व्यक्ति का भौतिक शरीर था जिसने मिथक क्षेत्र में साधना की थी, फिर भी यह एक सर्वोच्च खजाना था। कठपुतलियों में ऐसे अस्तित्व को परिष्कृत करने के लिए कुछ मनहूस तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गॉडमिथ कठपुतली होना किसी के लिए भी एक अमूल्य संपत्ति होगी। और दूसरा मिथ रियल्म फिगर यहाँ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह चला गया है, लेकिन यह वाजिब भी था। अब जब प्राचीन पूर्वज धर्म खो गया था तो किले को धारण करने के लिए 2 मिथक क्षेत्र के आंकड़ों की आवश्यकता नहीं थी। इन मिथ रियल्म प्रतिभाओं की बर्बादी बहुत अधिक होगी। अचानक ये मुंह की आवाज अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुई। ये सिवेन, चुपचाप ऊपर जाओ और प्राचीन पूर्वज धर्म के नेता के शरीर को जब्त करने का एक तरीका सोचो। ऐसा शरीर एक दानव कठपुतली में परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है और यह उस शक्ति का भी उपयोग कर सकता है जब यह जीवित था। इस मामले में आपके पास सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होगी। कम से कम जब मैं अब कार्य नहीं कर सकता तो यह आपकी रक्षा कर सकता है। मैं बच भी नहीं सकता, ये जिवेन ने कुछ अवाक होकर कहा। मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ की आंखों के नीचे एक मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ के शरीर को जब्त करने की हिम्मत, बस इसके बारे में सोचना बहुत ही पागल था। लेकिन अगर वह वास्तव में शरीर को अपने कब्जे में ले सकता था तो स्वाभाविक रूप से वह ये मौके कहे बिना इसके लाभों को जानता था। हर जाति और हर संप्रदाय में कमोबेश इस तरह की कठपुतली शोधन तकनीक थी और येमो ने जो तकनीक दी वह निस्संदेह सबसे उन्नत थी। यह अपने जन्म से पहले की ताकत का भी उपयोग कर सकता था, जो बहुत ही भयानक था, क्योंकि एक साधारण कठपुतली के लिए पैदा होने से पहले की ताकत का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। यह मात्रा से जीतने के अलावा और कुछ नहीं था। तो जब आप करीब आ जाते हैं तो तुरंत एक एस्केप फॉर्मेशन बनाएं और जब आप सफल हो जाएं तो तुरंत बच जाएं, येमो ने कहा। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता। ये जिवेन इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि एक मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ कितना भयानक होता है। उसे डर था कि इससे पहले कि वह जगह को तोड़ सके उसे सीधे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर किसी और ने उससे यह कहा तो उसे डर था कि वह परवाह भी नहीं करेगा, लेकिन यह विचार स्वाभाविक रूप से येमो के विचार से अलग था। वह येमो के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता है, लेकिन अगर वह कुछ करना चाहता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या आप यह कर सकते हैं? मुझे मत बताओ कि तुम पहले से ही अंधेरे के भगवान के शरीर को नियंत्रित कर सकते हो, ये जिवेन ने आश्चर्य से कहा। अगर ऐसा होता तो उसे डरने की कोई बात नहीं थी। अंधकार के देवता का शरीर भी एक ईश्वर के स्तर का था। नियंत्रण के बाद भी वह केवल शरीर की शक्ति का प्रयोग कर सकता था, जो कि सामान्य मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों से कहीं बेहतर था।
उसकी रक्षा के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। अभी तक नहीं, मैंने उस भावना को पूरी तरह से वश में नहीं किया है, लेकिन मैं इसे महत्वपूर्ण क्षण में बलपूर्वक सक्रिय कर सकता हूं। हालांकि यह केवल एक पल के लिए है, यह तुम्हारे बचने के लिए काफी है, ये मो ने निश्चितता के साथ कहा। ये मो की पुष्टि मिलने के बाद येज़िवेन तुरंत खुश हो गई। चूंकि ये मो ने ऐसा कहा है तो यह अवश्य ही संभव होगा। इस बार उसके दिल में मूल दया अचानक बह गई। अगर वह प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता के शरीर को छीन सकता है तो क्या यह किसी और चीज से बेहतर नहीं होगा। यहाँ तक करोड़ों हुआन की गोलियां भी उतनी कीमती नहीं थी जितनी कि प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता का शरीर। यह सोचकर वह अचानक थोड़ा पागल हो गया। वह यह भी जानता था कि येमो ने जो कहा वह पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन धन खतरे से आया है। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। उसने इसे करने और लड़ने का फैसला किया। वह सीधे ऊपर की ओर उड़ गया। सौभाग्य से पूरा आकाश युद्ध के मैदान में बदल गया था। यह एक गड़बड़ थी और हर किसी की आभा पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। यह अज्ञात था कि अंतरिक्ष में कितनी दरारें आ गई थीं, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक शिवेन उड़ गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वर्ग बंजर भूमि युद्ध अमर जैसे मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ के हाथों से बाघ के मुंह से भोजन छीनने की हिम्मत करेगा। वह केवल मृत्यु को प्रणाम कर रहा था, और यह एक त्वरित पर्याप्त मृत्यु नहीं थी। और ये सिर्फ एक शिवेन को एक मौका देने के लिए हुआ। यह ठीक था, क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कोई बाघ के मुंह से भोजन छीनने की हिम्मत करेगा। कि वारगॉड हेवन वेस्टलैंड ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह केवल इन जोरदार कानूनों को तोड़ने के लिए खुद को समर्पित करता रहा। इन कानूनों को लगभग स्वतंत्र रूप से बनाया गया था और उन्हें अपने भीतर संरक्षित किया गया था। यदि वह उन्हें नष्ट नहीं कर सका तो वारगॉड हेवन वेस्टलैंड भी इस लाश को ले जाने के लिए स्थानिक कानूनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। बूम बूम बूम। वारगॉड हेवन वेस्टलैंड के हमले के तहत ये कानून, जो पहले से ही ढहने के कगार पर थे, तेजी से ध्वस्त हो गए। वारगॉड हेवन बंजर भूमि, जो इतना केंद्रित था, ने बस ध्यान नहीं दिया कि किसी ने पहले से ही स्थानिक टुकड़ों में छिपाने के लिए स्थानिक दरारों का लाभ उठाया था और वास्तव में पास आ गया था। यहाँ तक स्थानिक टुकड़ों में भी येज़िवेन टकराने के कारण आने वाले तूफानों को महसूस कर सकती थी। ये धारें किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी थीं। जब तक वह 5 सम्राटों के राज्य को सक्रिय नहीं करता, यह उसके लिए बहुत कठिन होगा। हालांकि यदि वह 5 सम्राटों के राज्य को सक्रिय करता तो वह मृत्यु को दावत दे रहा होता। अभी वह लो प्रोफाइल रहने और अपनी आभा को छुपाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। सांस रोकने की तकनीक के लिए 5 सम्राटों की आभा को पूरी तरह से छुपाना असंभव था। ऐसा करना मौत को दावत देने के समान होगा। इसलिए वह स्थानिक दरार के भीतर तेजी से भागने की व्यवस्था करते हुए केवल चुपचाप इंतजार कर सकता था। हालांकि वह लापरवाही से अंतरिक्ष को तोड़ सकता था, लेकिन जिस स्थान को उसने लापरवाही से किया उसका उपयोग केवल छोटी दूरी की यात्रा के लिए किया जा सकता था। वह आगे की यात्रा नहीं कर सकता था और केवल उस संरचना पर भरोसा कर सकता था जिसे उसने पहले ही दफन कर दिया था। अगर वह लापरवाही से जगह को तोड़ देता तो वारगॉड हेवन वेस्टलैंड तुरंत उसे ढूंढ लेता और उसे मौके पर ही मार देता। यहाँ तक अगर वह इस तरह के एक गठन की व्यवस्था कर रहे थे तो यह जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो। वारगॉड हेवन वेस्टलैंड अंतरिक्ष की आभा का थोड़ा सा भी पता लगा सकता है। इसलिए इस समय वह केवल यह आशा कर सकता था कि ये मोह से बचने के लिए कुछ समय खरीद पाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल खतरों का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उनका एक भी गलत कदम उनकी जान ले सकता था। हालांकि इस समय वह अब और अधिक परवाह नहीं कर सकता था। जिन विरोधियों को उसने नाराज किया था वे अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे और उसके पास जबरदस्ती कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि उसकी खेती कम समय में गति नहीं पकड़ सकी, इसलिए वह केवल कुछ अपरंपरागत तरीकों का उपयोग कर सका। इस बारे में सोचते हुए वह अब और अधिक परवाह नहीं कर सकता था। स्थानिक टुकड़ों के भीतर चुपचाप घात में लेते हुए एक अनुभवी शिकारी की तरह वह केवल महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। बूम बूम बूम। हिंसक टक्कर की आवाज जारी रही। अचानक दुनिया हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके बाद जो स्थान टुकड़ों में बदल गया था वह धीरे धीरे ठीक हो गया, क्योंकि इस टूटी हुई जगह ने येज़िवेन की आभा को खोजे जाने से भी रोक दिया था। यदि वह फिर से जुड़ने तक प्रतीक्षा करता तो उसे खोजे जाने में अधिक समय नहीं लगता। जैसे ही येज़िवेन चिंतित महसूस करने लगी, प्राचीन पूर्वज चच मास्टर का कानून आखिरकार पूरी तरह से बिखर गया। स्वर्ग बंजर भूमि के युद्ध देवता ने उसके चेहरे पर एक उपहास प्रकट किया। उसने आखिरकार अपने पुराने प्रतिद्वंदी को मार डाला था जो हजारों वर्षों से उससे उलझा हुआ था। उसका सब कुछ उसके हाथ लग गया था। उन्होंने वास्तव में इस बार बाहरी मदद आमंत्रित करने के लिए भुगतान की गई बड़ी कीमत को बर्बाद नहीं किया था।
उसके द्वारा प्राचीन पूर्वज धर्म का विनाश करने के बाद क्या वह अपने योगदानों पर भरोसा करके उच्च स्तर तक नहीं उठ पाएगा? यह सोचकर वह थोड़ा गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। अचानक यिन और यांग, जीवन और मृत्यु की शक्ति के साथ शून्य से एक क्रिम्सन प्रकाश निकला और प्राचीन पूर्वज संप्रदाय मास्टर की लाश की ओर बह गया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गुस्से में आग बबूला हो गए। कौन? यह बदमाश कौन है? वह एकदम से आग बबूला हो गया। उनकी गरिमा को चुनौती दी गई थी। वास्तव में किसी ने उनकी गरिमा को चुनौती देने का दुस्साहस किया और उनकी जीत का फल उनकी नाक के नीचे छीनना चाहा। वह बस पागल हो रहा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, यिन और यांग, जीवन और मृत्यु की शक्ति के साथ मिश्रित क्रिम्सन प्रकाश ने पहले ही प्राचीन पूर्वज संप्रदाय मास्टर की लाश को ढक दिया था। अतीत में स्थानिक उतार चढ़ाव की लहर चली। यह इस बात का संकेत था कि प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के गुरु की लाश को सीधे ले जाया जा रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह क्रोध से पागल होने ही वाला था। उसके हाथ में एक भाला दिखाई दिया और फिर उसके दिव्य विचार बह गए, तुरंत एक शिवेन की दिशा में बंद हो गए। एक धमाके के साथ भाला एक शक्तिशाली नदी की तरह था जो समय की नदी को चीरता हुआ शाश्वत आघात का स्वागत करता था। हुश! भाला बह गया और येजिवेन ने अचानक महसूस किया कि एक चौंकाने वाली तीक्ष्णता ने उसे जकड़ लिया है। उसे केवल एक ही अनुभूति हो रही थी और वह यह थी कि उसका सिर फट जाएगा। उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। उसे अभी तक चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे पहले से ही इतना भयानक एहसास था। ये मोह हमला! उसने अपने दांत पीस लिए, इस भावना को स्थिर किया और फिर दहाड़ा। उसी समय उसने तेजी से जटिल हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बनाई और उसके सामने का अंतरिक्ष गठन भी गड़गड़ाहट और संचालन करने लगा। उसके भीतर एक पागल शक्ति काम कर रही थी। बूम! एक अतुलनीय तेज गर्जना सुनाई दी। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक राक्षसी पंजा आकाश से उतरा। थोड़ा सा भी राक्षसी आभा नहीं थी और कोई उतार चढ़ाव भी नहीं था। यह सिर्फ एक बहुत ही साधारण शैतानी पंजा था। यह शून्य के माध्यम से बंद हो गया और फिर भाले से टकरा गया। भाले पर भयानक शक्ति उसके हाथ में हिंसक रूप से फट गई और एक असीम ऊर्जा तूफान बेतहाशा बह गया। हालांकि यह सब मौके पर ही राक्षसी पंजे द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और थोड़ी सी भी लहर को सेट नहीं किया जा सकता था। एक झटके से सब कुछ शून्य में बदल गया। यह क्या है? युद्ध अमर स्वर्ग बंजर भूमि दंग रह गया। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई रोकेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक कमजोर अस्तित्व को स्कैन करने के लिए अपने दिव्य विचारों का उपयोग किया था और अधिक से अधिक एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ। इतनी शक्तिशाली और भयानक दानव जाति कैसे शामिल हो सकती है? वह दानव जाति के बारे में कैसे नहीं जान सकता था? उन्होंने कई संप्रभु सम्राट, अनगिनत दानव भगवान पैदा किए थे और एक शक्तिशाली जाति थी जो बेहद गौरवशाली थी। बस इतना ही था कि वह नहीं जानता था कि वर्तमान दानव जाति के बीच इतनी शक्तिशाली राक्षस जाति थी। यह सबसे भयानक था कि वह वास्तव में अपने भौतिक शरीर का उपयोग एक हमले को प्राप्त करने के लिए कर सकता था जिसमें उसका गुस्सा था। वह बहुत स्पष्ट था कि यदि एक साधारण लीजेंड रियलम विशेषज्ञ इस हमले को अपने हाथों से स्वीकार करने का साहस करता है तो वे अपने हाथों और शरीर के सीधे टुकड़े टुकड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहाँ तक कि शारीरिक शक्ति में उत्कृष्ट दौड़ भी इस तरह के हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगी। क्या यह रसातल दानव भगवान हो सकता है? उसके दिमाग में एक नाम कौंध गया। दानव जाति का यह लेजेंड रियलम विशेषज्ञ हाल के वर्षों में उनके घेरे में धूमकेतु की तरह उभरा था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वह पुनर्जीवित हो गया था। रसातल दानव भगवान ने बहुत पहले ही अपने लिए एक नाम बना लिया था और यह उनके हेवन वेस्टलैंड पैलेस की प्राचीन पुस्तकों में भी दर्ज किया गया था। बाद में यह कहा गया कि उसे सील कर दिया गया था और किसी अज्ञात तरीके से वह अब तक बच गया था। फिर वह सीधे मिस्टीरियस वर्ल्ड में घुस गया और अपने पैलेस मास्टर के साथ लड़ा। यहाँ तक कि उनके पैलेस मास्टर भी उनसे थोड़े हीन थे। उनके हॉल मास्टर ने जो कहा था उसके अनुसार एबिसल दानव भगवान शायद वह पौराणिक अंतिम कदम उठाने वाले थे। एकमात्र सही मायने में बेजोड़ व्यक्ति जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था वह शायद ईश्वरीय मिलन का नेता था। यदि रसातल दानव भगवान ने वास्तव में एक चाल चली थी तो सब कुछ बहुत बड़ा होगा। वर्तमान में रसातल दानव भगवान ने दानव जाति के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व किया और खुद को एक राजा के रूप में स्थापित किया। वह दानव दुनिया के नियंत्रण से अलग हो गया था और प्राचीन दानव क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। वह इसे एक नए दानव क्षेत्र में बदलना चाहता था और फिर दानव क्षेत्र का वास्तविक स्वामी बनना चाहता था। वह तब सर्वोच्च दानव भगवान दाओ को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया के सर्वोच्च भाग्य पर भरोसा करेगा। यह मामला कोई रहस्य नहीं था, लेकिन कई लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, हालांकि उन्होंने इसके बारे में सोचा था। प्राचीन दानव क्षेत्र में बहुत सारे रहस्य थे और इसमें अनगिनत प्राचीन विरासतें शामिल थीं। किसी ने इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा एक साधारण दुनिया एक सम्राट की विशाल नियति का सामना नहीं कर पाएगी।
संसार जो प्राचीन दानव क्षेत्र के समान थे, जैसे कि ड्रैगन द्वीप और प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र, और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक थे। इसलिए कई लोगों ने सोचा कि रसातल दानव भगवान बस पागल था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में सफल होगा? कम से कम उसने मानव जाति को प्राचीन दानव क्षेत्र में उस हद तक हराया था जहां वे प्रतिशोध नहीं कर सकते थे, और यहां तक कि उनके शाही दरबार को भी नष्ट कर दिया था। उसने मानव जाति की बहुत सारी भूमि पर कब्जा कर लिया था और प्राचीन दानव क्षेत्र में सफलतापूर्वक एक पैर जमाने की स्थापना की थी। कहा तो यहां तक कि उन्हें डेमन वर्ल्ड से कुछ बड़े शॉट्स का सपोर्ट मिला था। रसातल दानव भगवान की सफलता ने भी कई लोगों को अलग अलग विचार देना शुरू कर दिया था। रसातल दानव भगवान की सफलता उनके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण थी। यहां तक हेवन वेस्टलैंड पैलेस भी उनमें से एक था। प्राचीन दानव क्षेत्र को जीतने और सर्वोच्च विरासत प्राप्त करने का प्रलोभन बहुत बड़ा था और वे इसका विरोध नहीं कर सके। उसके बाद हेवन वेस्टलैंड पैलेस के उच्च अधिकारी लंबे समय से प्राचीन दानव क्षेत्र में एक अभियान पर जाना चाहते थे, और येज़िवेन उनके अभियान के लिए सिर्फ एक बहाना था। उसके बिना यह प्राचीन दानव क्षेत्र में उनके अभियान को प्रभावित नहीं करेगा। उनका मुख्य लक्ष्य अभी भी दानव जाति था। जहां तक मानव जाति का प्रश्न है, उन्हें नष्ट करना केवल सुविधा की बात थी। एक ऐसी जाति के रूप में जिसके पास रहस्यमय क्षेत्र का विशेषज्ञ भी नहीं था, वे स्वर्ग बंजर भूमि महल की सेना का विरोध कैसे कर सकते थे? जहां तक क्षेत्र में मानव जाति की बात है, उन्होंने उनकी परवाह तक नहीं की। उनके पास मिथक क्षेत्र भी नहीं था और वे अभी भी स्वर्ग को उलट देना चाहते थे। उसके मन में अनगिनत संभावनाएं कौंधने लगीं। लेकिन इस समय प्राचीन पूर्वज संप्रदाय मास्टर का शरीर, जो मूल रूप से उनके सामने था, रक्त प्रकाश द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था। धिक्कार है, तुम छोड़ना चाहते हो? वह तुरंत गुस्से से गरजा और फिर से अपने भाले से वार किया। भाले का प्रकाश बह गया और सीधे उस स्थानिक टुकड़े की ओर बह गया जिसमें येज़िवेन छिपा हुआ था। बूम! एक छोटा मशरूम बादल ऊपर उठा और पूरा स्थानिक टुकड़ा पूरी तरह से पाउडर में बदल गया। लेकिन इस समय येज़िवेन पहले ही गायब हो चुकी थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में वह अंत में गठन में छिप गया और पलक झपकते ही उसे दूर स्थान पर पहुंचा दिया गया। गर्जन! स्वर्ग बंजर भूमि युद्ध अमर ने गुस्से में दहाड़ दी। वह बस पागल हो रहा था। उसकी अपनी आंखों के नीचे युद्ध की उसकी सबसे बड़ी लूट छीन ली गई थी, जो उसके चेहरे पर एक बड़ा तमाचा मारने के बराबर था। उनकी उग्र गर्जना पूरे ब्रह्मांड में दूर तक गूंज उठी। जोश! जब येज़िवेन फिर से प्रकट हुआ, वह पहले से ही एक दूर स्थान पर था। एक नज़र में यह एक जंगल था। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ प्रकट हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में वह केवल एक गैर दिशात्मक प्रसारण की व्यवस्था कर सकता था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। वह आखिरकार पीछा करने से बच गया था। अभी की स्थिति बहुत खतरनाक थी। यदि वह एक कदम धीमा होता तो वह स्वर्ग बंजर भूमि युद्ध अमर के हाथों मर जाता। ये मोह उसके लिए हमलों की अगली लहर को रोकने में सक्षम नहीं होता। वह पहले ही त्यानयुवान मिरर में घुस चुका था। तुमो, जिसने मूल रूप से भौतिक शरीर के आधे से अधिक पर कब्जा कर लिया था, अभी अभी हमले को रोकने के बाद पूरी तरह से हार गया था। उसने दोनों के भौतिक शरीर के केवल 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यह लगभग कहा जा सकता है कि भौतिक शरीर का नियंत्रण मूल आत्मा द्वारा जब्त कर लिया गया था। यदि यह सील शब्द और प्राचीन ईश्वरीय शास्त्र के संयुक्त दमन के लिए नहीं होता, तो मूल आत्मा जिसने भौतिक शरीर के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया होता, उठती और अराजकता पैदा करती। उस समय तक पूरा त्यानयुवान मिरर नष्ट हो चुका होगा। एक देवता स्तर के भौतिक शरीर के एक लाश में बदलने और अराजकता पैदा करने का विचार अतुलनीय रूप से भयानक था। इसके अलावा भौतिक शरीर के लिए इस तरह की लड़ाई में अधिक लाभ वाली पार्टी को लगातार बढ़ाया जाएगा। जो पार्टी नुकसान में थी, उसका विरोध करना और भी मुश्किल हो जाएगा। शुरू में तो उसे फायदा हो गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से शून्य में बदल गया था। अगर वह फिर से अंधेरे के भगवान के भौतिक शरीर को नियंत्रित करना चाहता था, तो कौन जानता था कि उसे सफल होने में कितना समय लगेगा। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में लंबे समय तक देरी की थी। प्राचीन पूर्वज धर्मगुरु के भौतिक शरीर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई थी, उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। मूल रूप से भौतिक शरीर को नियंत्रित करने की ये मोह की क्षमता के आधार पर उसने जो कई योजनाएं बनाई थी, उनमें से कई का उपयोग नहीं किया जा सका। हालांकि कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परिणाम अंततः अच्छा था। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी रोमांचक थी, सामान्य तौर पर यह अभी भी इसके लायक थी। येज़िवेन, अब मैं तुम्हें दुष्ट शैतान कठपुतली महान तकनीक का एक सेट सिखाऊंगा। महान तकनीक का यह सेट शैतान जाति के सर्वोच्च अस्तित्व से संबंधित हुआ करता था। बाद में यह मेरे स्वामी के हाथों में पड़ गया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक बार जब आप इसे परिष्कृत कर लेते हैं, तो आप काफी मात्रा में युद्ध की बुद्धि प्राप्त कर लेंगे। जितना अधिक आप इसे परिष्कृत करेंगे, आपकी युद्ध बुद्धि उतनी ही अधिक होगी। यहाँ तक आप अपने पैदा होने से पहले ही अपने युद्ध कौशल की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
आपके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अंगरक्षक होगा। मैं लंबे समय तक आप पर ध्यान देने के लिए कोई समय नहीं निकाल पाऊंगा। मैं केवल अंधकार के देवता के शरीर को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। इसलिए मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको खुद पर भरोसा करना होगा। यदि कोई मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ हस्तक्षेप करता है तो वे आपकी रक्षा करने में सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि इस शरीर के लिए लड़ने के लिए उसे यही कीमत चुकानी पड़ी थी। दुनिया में कोई मुफ्त लंच नहीं था। एक को कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि यह प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता मर चुके हैं, आखिरकार वे पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति थे। आपकी वर्तमान स्थिति के लिए उसे पूरी तरह से परिष्कृत करना अभी भी असंभव है, ये मो ने कहा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। तथाकथित किंवदंती क्षेत्र केवल उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था जो इसे नहीं समझते थे। अपनी उपलब्धियों और महापुरुषों के कारण वे महापुरुषों में महापुरुषों की तरह थे। इसीलिए इसे लेजेंड रियल्म कहा जाता था। गॉडमिथ लेवल का असली नाम पावो लेवल था। पावो क्या था? इसका मतलब यह था कि कोई व्यक्ति सभी असत्यों को भेद सकता है और स्वयं जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। केवल उस प्रक्रिया से गुजरकर ही कोई वास्तव में सब कुछ पार कर सकता है और वास्तव में अचूक होने के पौराणिक स्तर तक पहुंच सकता है। पोवान क्षेत्र को भी 9 लोकों, 9 स्वर्गों में विभाजित किया गया था, और पोवान क्षेत्र के 9 स्वर्गों के ऊपर वास्तविक पौराणिक देवताओं का क्षेत्र था। वह एक और क्षेत्र था। पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर को लगभग पोवान क्षेत्र में मध्य स्तर के विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता है। ऐसा विशेषज्ञ विरले ही होता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्राचीन पूर्वज संप्रदाय अनगिनत वर्षों तक स्वर्ग बंज भूमि महल जैसे विशाल का विरोध करने में सक्षम था। वास्तव में उनका एक विशेष आधार था। उस मामले में स्वर्ग बंज भूमि युद्ध भगवान शायद पोवान क्षेत्र या उससे ऊपर के 5वें स्तर पर था। इसके अलावा जिस अस्तित्व ने प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता को उस क्षण गंभीर रूप से घायल कर दिया था, वह शायद इस दायरे से कम नहीं था। हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने जिन 2 महान शख्सियतों को लापरवाही से हड़प लिया था, वे पहले से ही इतनी शक्तिशाली थीं। इससे येक्षिवेन पर काफी दबाव था। इस तरह के एक विशाल की तुलना में जो भगवान के लिए अस्तित्व में था, न जाने पोवान क्षेत्र में कितने शक्तिशाली अस्तित्व थे। अन्यथा वे स्वर्ग बंज भूमि महल के विस्तार को अनगिनत वर्षों तक बिना घटाए बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। हेवन वेस्टलैंड पैलेस की अभियान सेना भी थी। वह नहीं जानता था कि कितने विशेषज्ञ थे, लेकिन इस समय वह इतना ध्यान नहीं रख सकता था। अब उसे क्या करना चाहिए कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के सभी तरीकों के बारे में सोचे। अब उसे जो करने की आवश्यकता थी वह उन्नत गहन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करना था और प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता के भौतिक शरीर को एक राक्षसी कठपुतली में परिष्कृत करना था। वह खुद को मजबूत बनाने के सभी तरीकों के बारे में सोचना चाहता था। सौभाग्य से उसने अराजकता में करोड़ों जुबान को लूट लिए थे, जिसने उसे अचानक अमीर बना दिया था। अन्यथा प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता के भौतिक शरीर को परिष्कृत करना असंभव होता। पर्याप्त धन के बिना वह इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक सुरक्षित और दुर्गम स्थान पाया और एकांत में खेती करना शुरू कर दिया। उसने पहले बड़ी संख्या में जुबानकोर को जलाया और उन्हें रहस्यमयी जगह में डाल दिया। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अर्थफेन राक्षसी कठपुतली तकनीक को समझ सके। उन्हें थोड़े समय में इसमें महारत हासिल करनी थी। जैसे ही वह दिन ब दिन एकांत में खेती करता गया, वैसे ही समय बीतता गया, जैसे एक सफ़ेद घोड़ा एक दरार से चमकता है। पलक झपकते ही 5 साल पलक झपकते बीत गए। पूरी गहरी दुनिया के लिए 5 साल समुद्र में एक बूंद के बराबर थे। लेकिन क्योंकि यह इस समय था, बहुत सी चीजें एक साथ हुईं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात लंबे समय से प्रतीक्षित नामलेस डाउ कॉलेज थी। अंततः इसे पूरी तरह से खोल दिया गया। जब यह खबर सामने आई तो पूरी गहन दुनिया हिल गई। सभी का ध्यान तुरंत अनाम डाउ अकादमी पर केंद्रित हो गया। नामलेस डाउ कॉलेज के खुलने के साथ ही 10 साल तक चली क्रूर यात्रा और प्रशिक्षण को आखिरकार मुक्ति मिल गई। अब जीनियस जिनके पास अभी भी एक स्थान टोकन था, उन्हें अब घर छोड़ने पर घात लगाए जाने की चिंता नहीं करनी थी। वे अब बेनाम डाउ कॉलेज के आधिकारिक शिष्य थे। अगर कोई ताकत उन पर हमला करना चाहती है तो वे गुमनाम डाउ अकादमी की गरिमा को चुनौती दे रहे होंगे। किसी ताकत में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वे आखिरकार राहत की सांस ले सकते थे। ड्रैगन गेट के ऊपर से मुड़कर छलांग लगाने वाली काप ठीक उनके सामने थी। 10 वर्षों की लड़ाई में कोटा टोकन पहले ही अनगिनत बार हाथ बदल चुके थे। बहुत से लोग पहले से ही कोटा टोकन के मालिकों की संख्या की गिनती खो चुके थे। जो रहने में सक्षम थे वे या तो बेहद मजबूत थे, उनके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला भाग्य था, या उनके पास एक विशाल बल पृष्ठभूमि थी, या वे अद्वितीय प्रतिभाएं थे जिनके पास दोनों थे। प्रवेश टोकन के मालिक तुरंत अनगिनत लोगों और अनगिनत ताकतों का निशाना बन गए जिन्होंने उन्हें भर्ती करने की कोशिश की।
खासतौर पर जिन्होंने शुरू से ही कभी मालिक नहीं बदले, वे फसल की मलाई बन गए। हर कोई जानता था कि एक बार जब वे अनामदाओ अकादमी से स्नातक हो जाएंगे तो वे बिना किसी अपवाद के अद्वितीय व्यक्ति बन जाएंगे। बहुत से लोग पहले से ही मिथक दायरे में कदम रख चुके थे, जबकि वे अभी भी अनामदाओ अकादमी में थे, जो कि पोवांग क्षेत्र था। यही कारण था कि अनामदाओ अकादमी के प्रवेश टोकन इतने कीमती थे। एक साधारण व्यक्ति को पोवांग दायरे में कदम रखने में कई साल लग जाएंगे। भले ही वे पहले से ही गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर हों, बहुत से लोगों को अपने जीवनकाल में कभी भी पोवांग क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलेगा। फिर भी अनामदाओ अकादमी ने 10 वर्षों की छोटी सी अवधि में यह उपलब्धि हासिल की थी। कोई सोच सकता है कि हर कोई कितना पागल था। हर कोई प्रवेश टोकन के मालिकों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब कोई खतरा नहीं था तो वे एक एक करके प्रकट होते। उनमें से हर एक एक ऐसी शख्सियत थी जिसने कभी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। पिछले 5 वर्षों में सभी प्रकार की प्रतिभाएं नदी पार करने वाली काप की तरह दिखाई दी थीं। अंधेरे आकाश में उल्काएं चमक उठीं। धीरे धीरे ये ज़िवेन, जो सभी के ध्यान और ध्यान का पूर्ण केंद्र था, धीरे धीरे सामान्यता का पर्याय बन गया। अन्य शानदार लड़ाइयों और कई प्रतिभाओं के कार्यों की तुलना में ये ज़िवेन का कोटा नहीं बदला गया था। हालांकि जो लोग उस पर ध्यान दे रहे थे वे जानते थे कि उसे क्यों नहीं बदला गया था। इसका कारण यह नहीं था कि उसने कई लड़ाइयों और परीक्षणों का अनुभव किया था। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि इन 5 वर्षों के दौरान किसी को भी उसका कोई पता नहीं चला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इन 5 वर्षों के दौरान पृथ्वी के मुख से गायब हो गया हो। न उसकी जरा सी परछाई थी, न उसके ठिकाने का कोई निशान। यहाँ तक हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन के लोगों ने भी ये ज़िवेन को खोजने के लिए अपने सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया था। हालांकि अंत में उसका कोई पता नहीं चला, मानो वह दुनिया से विदा हो गया हो। दूसरे शब्दों में, वह कभी किसी के सामने प्रकट नहीं हुआ था और किसी को भी उसका कोई पता नहीं चल पाया था। कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि वह शायद पहले ही मर चुके हैं। रहस्यमय क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे खतरनाक स्थान थे और कोई नहीं जानता था कि कितने अत्याचारी अस्तित्व वहां छिपे हुए थे। यदि वे सावधान नहीं होते और उनमें से किसी एक से मिल जाते तो यह उनके लिए एक मृत्यंत होता। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था कि एक ज़िवेन को क्यों नहीं ढूंढा जा सका। यहाँ तक हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन जैसे दिग्गजों को भी उसका कोई निशान नहीं मिला। यह अपने आप में बहुत ही असामान्य था। ऐसे में उनके बारे में चर्चा करने का उत्साह धीरे धीरे गायब हो गया। सबका ध्यान अधिक चकाचौंध करने वाले और अद्वितीय प्रतिभाओं पर केंद्रित था। 5 साल बाद एक छिपी हुई घाटी में पालती मारकर बैठी एक आकृति ने आखिरकार उसकी आंखें खोल दीं। बूम! एक जोरदार उछाल के साथ एक असीम आभा तुरंत बह गई। उसकी भयानक आभा से पूरी घाटी तुरंत चपटी हो गई और उसे दबाया नहीं जा सका। लंबे समय के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आभा वापस ले ली। अंत में उन्नत गहन मृत्यु क्षेत्र। उसने वास्तव में दिवंगत गहन मृत्यु क्षेत्र में कदम रखा था। अब जब उसने मार्शल आर्ट अवतार और 5 सम्राटों के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तो उसकी ताकत लगभग एक ऐसे अस्तित्व के बराबर थी जिसने अभी अभी प्रोफाउंड डेथ रियलम में प्रवेश किया था। हालांकि यह उन लोगों के साथ तुलनीय नहीं था जो पहले से ही पोवांग दायरे को छू चुके थे। यह वर्तमान जुबान दुनिया में शीर्ष विशेषज्ञों की श्रेणी में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त था। इस कदम को पार करने के लिए उन्होंने इस कदम को सफलतापूर्वक उठाने के लिए कुल 5 साल और 20 मिलियन शैन गोलियां खर्च कीं। बेशक इन 5 वर्षों में उनका अधिकांश समय प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता की राक्षसी कठपुतली को परिष्कृत करने में व्यतीत हुआ। 5 साल पहले प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता के शरीर को स्वर्ग बंजर भूमि युद्ध अमर से छीनने के बाद ये ज़िवेन ने इसे एक राक्षसी कठपुतली में लगातार परिष्कृत करना शुरू कर दिया। गहन दायरे की ताकत के साथ पोवांग क्षेत्र के प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता को परिष्कृत करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। हालांकि अर्थफाइंड राक्षसी कठपुतली तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी उन्होंने प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता की लाश के 10% को मुश्किल से परिष्कृत करने के लिए कुल 5 साल और 30 मिलियन हुआन की गोलियां खर्च कीं। लेकिन केवल यह 10% ही इतना शक्तिशाली था कि वह पोवांग क्षेत्र के पहले स्तर की ताकत हासिल कर सके। हालांकि ये पोवांग दायरे में सबसे नीचे था, ये ज़िवेन के लिए यह एक अत्यंत शक्तिशाली बीमा भी था। यहाँ तक अगर वह रसातल दानव भगवान का सामना करता है तो वह अब वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन नहीं होगा। इससे पहले रसातल दानव भगवान का सामना करते समय वह केवल भाग्यशाली था जो बच निकलने में सक्षम था। अब वह और अधिक आश्वस्त था। पोवांग क्षेत्र प्राचीन काल में एक और नाम था जो कि डेमिगॉड क्षेत्र था। जो विशेषज्ञ इस स्तर तक पहुंच चुके थे वे लगभग सभी किसी न किसी देवत्व को जन्म देंगे और उनके शरीर भी एक नश्वर शरीर से एक ईश्वर में परिवर्तित होने लगेंगे। यह कुछ दिव्यता के कारण भी था कि जो लोग सत्य को नहीं जानते थे उन्होंने इसे पौराणिक क्षेत्र के रूप में वर्णित किया, क्योंकि उनके लिए शरीर में देवत्व को जन्म देने में सक्षम होना भगवान बनने से अलग नहीं था।
प्राचीन काल में देवता क्षेत्र का कोई विशिष्ट विभाजन नहीं था, यह केवल एक बड़ा क्षेत्र था। प्राचीन सर्वशक्तिमानों के लिए डेमिगोड क्षेत्र ताओ पुष्टिकरण के क्षेत्र में केवल एक संक्रमण था और साधना में एक सीमा थी। लेकिन वर्तमान योद्धाओं के लिए दाओ पुष्टिकरण और ईश्वर पुष्टि लगभग एक पौराणिक चीज बन गई थी। पोवान क्षेत्र, जो कि डेमिगॉड क्षेत्र भी था, पहले से ही वह शिखर था जिस तक मनुष्य पहुंच सकता था। बहुत से लोग पोवांग दायरे में फंस गए थे और शायद अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। नतीजतन पोवांग के दायरे को धीरे धीरे और अधिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया और धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों की ताकत का निर्धारण करने के लिए पोवांग के 9 क्षेत्रों के रूप में जाना जाने लगा। इस संबंध में ये मुद्दा तिरस्कारपूर्ण था। उसके लिए देवताओं के क्षेत्र को 9 स्तरों में विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये ज़िवेन के लिए यह इसे कहने का एक तरीका था। वैसे भी अगर कोई विभाजन नहीं होता तब भी वह एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाता। मिस्टीरियस दायरे में एक बल के पास पोवांग क्षेत्र विशेषज्ञ होने या न होने से बहुत फर्क पड़ता था। केवल एक पोवांग क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ ही एक बल को प्रथम श्रेणी का बल कहा जा सकता है। आदिम मानव जाति इतने वर्षों तक गहन दुनिया में माउंट ताई की तरह स्थिर रही, इसका कारण यह था कि उनके पास एक पोवांग क्षेत्र विशेषज्ञ था। एक बार जब एक पोवांग क्षेत्र के विशेषज्ञ ने कमजोरी का कोई संकेत दिखाया तो यह तुरंत अनगिनत लोभी गजरों को आकर्षित करेगा। लेकिन अब अकेले ये ज़िवेन के पास पहले दर्जे की ताकत की तुलना में शीर्ष स्तर की लड़ने की ताकत थी। अगर यह खबर फैलती तो शायद सभी को झटका लगता। पोवांग विशेषज्ञ की सुरक्षा के साथ परिणाम स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग होगा। हालांकि भुगतान करने की कीमत स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होगी। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। अब अंततः उन्हें बेनाम दाओ अकादमी का शिष्य माना जा सकता है। उसे अब कम से कम सतह पर हर जगह शिकार होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इससे उन्हें बढ़ने का पर्याप्त समय भी मिला। अगले 10 वर्षों में यहां तक डिवाइन एलायंस और हेवन वेस्टलैंड पैलेस भी खुले तौर पर उसके साथ बेनाम दाओ अकादमी के शिष्य की उपाधि से निपटने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह आखिरकार फिलहाल के लिए राहत की सांस ले सकता है। उसे अब हर समय हर जगह छिपना नहीं पड़ता था। हालांकि वह पिछले 5 वर्षों से छुपा हुआ था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं जानता था। वास्तव में अपने स्तर पर जब तक वह ध्यान देता वह हमेशा कुछ चीजों का पता लगा पाता। हालांकि यह केवल कुछ बड़ी खबरें थीं जिन्होंने पूरी गहन दुनिया को हिलाकर रख दिया था, यह पहले से ही काफी थी। पिछले 5 वर्षों में पूरी गहन दुनिया के लिए अनाम दाओ अकादमी के उद्घाटन के अलावा सबसे बड़ी खबर यह थी कि ईश्वरीय गठबंधन के लोगों ने वास्तव में पतित भगवान की कब्र की खोज की थी। ये इम्प डेविल गॉड था जिसे ये ज़िवेन ने खंडहरों में देखा था। जब से उस देवता के निशान खोजे गए थे तब से सभी प्रमुख ताकतें सेना में शामिल हो गई थीं और इस देवता के ठिकाने की खोज शुरू कर दी थी। पतित देवता के लाभों की कल्पना करना आसान था। कोई भी इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। जब से उन्हें यह खबर मिली तब से 1 दर्जन से अधिक प्रमुख ताकतें, जिनमें डिवाइन एलायंस, हेवन वेस्टलैंड पैलेस और हेवनली क्लाउड सिटी शामिल हैं, सभी उस दिशा में एकत्रित हो गए थे। इस मामले के कारण उस अभियान को भी विलंबित करना पड़ा जिसकी मूल रूप से हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने योजना बनाई थी। यह भी असली कारण था कि एक ज़िवेन इत्मीनान से एकांत में खेती कर सकती थी। उन्होंने एक अभियान भी आयोजित किया था और सभी प्रमुख ताकतों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत निकाली थी। अभियान सेना को 5 समूहों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समूह में 5 से अधिक मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ थे। गहन मृत्यु क्षेत्र और गहन जीवन क्षेत्र के अनगिनत विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने भव्य तरीके से देवताओं के कब्रिस्तान में प्रवेश किया। प्रक्रिया की बारीकियों को कोई नहीं जानता था, लेकिन अंत में विभिन्न परिवारों के आधे से अधिक विशेषज्ञ मारे गए। बाकी विशेषज्ञ भी बदहवास हालत में भाग गए। यहां तक 20 या इतने ही मिथक विशेषज्ञों में से आधे से भी कम जीवित बचने में सफल रहे। इस मामले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इस तरह की ताकत गहन दुनिया में किसी भी ताकत का सफाया करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उन्हें वास्तव में करारी हार का सामना करना पड़ा था और वे बच निकले थे। इसके अलावा उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ था, यह भी कहा जा सकता है कि बड़ी ताकतों को झटका लगा था। हालांकि यह कोई गंभीर झटका नहीं था, फिर भी यह काफी चौंकाने वाला था। यह मामला कई सालों से चल रहा था और अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ था। जैसा कि उन्होंने अंदर क्या देखा था वह भी निश्चित नहीं था। एक और प्रमुख ताकतों ने इस मामले पर बात नहीं की। दूसरी ओर ये ज़िवेन एकांत की स्थिति में थी और अपनी पूरी ताकत से जांच नहीं कर सकती थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किए वे बहुत विस्तृत नहीं थे। यह बड़ी ताकतों के लिए बहुत बड़ा मामला था, लेकिन यह उनके लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता था। यदि हेवन वेस्टलैंड पैलेस वास्तव में प्राचीन जंगल में एक अभियान पर जाना चाहता था तो वह केवल वापस जा सकता था और लाइन पर अपने जीवन से लड़ सकता था। इसने वास्तव में उन्हें एक अवसर दिया। अब नामलेस दाओ अकादमी में जाने का समय आ गया है।
अपनी साधना पूरी करने के बाद वे रुके नहीं और सीधे नामलेस डाओ अकादमी की ओर चल पड़े। मूल रूप से यह पहले से ही उस समय के करीब था जब नामलेस डाओ अकादमी शुरू होगी, और वह बहुत दूर था। हालांकि इस बार उनके पास प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता की राक्षसी कठपुतली थी। एक प्रसिद्ध हस्ती ने इसे सीधे पूरी शक्ति से सक्रिय किया ताकि कोई कल्पना कर सके कि यह कितनी तेज थी। लगभग आधे दिन में येज़िवेन पहले ही नामलेस डाओ अकादमी की परिधि में आ चुकी थी। अनाम डाओ अकादमी के विशेषज्ञों को सचेत न करने के लिए उन्होंने अभी भी राक्षसी कठपुतली को रखा। वह अभी अभी लुओयू शहर की परिधि में आया था। स्वोश! प्रकाश की एक लहर झिलमिला उठी और उसके तुरंत बाद एक चौंकाने वाली कृपाण की चमक सीधे फैल गई, अंतरिक्ष को विभाजित करते हुए, और तुरंत येशिवेन की ओर फिसल गई। येज़िवेन सतर्क थी। उसने तुरंत ब्लॉक करने के लिए हाथ उठाया। बजना! धातु के टकराने की अतुलनीय तेज आवाज गूंज उठी। येज़िवेन के सामने एक लंबी कृपाण प्रकट हुई और लंबी कृपाण के पीछे की जगह में एक क्षीण स्पष्ट आकृति भीतर छिपी हुई थी। गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ! येज़िवेन चौंक गई। यह चौंकाने वाली जानलेवा आभा इस बेहोश करने योग्य आकृति द्वारा जारी की गई थी। गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से उस पर घात लगाकर हमला किया था। कोई सोच सकता है कि वह अपने दिल में कितना हैरान था। यह ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम श्रेणी के बल में केवल एक महान विशेषज्ञ होगा। दूसरे दर्जे की ताकत का एक साधारण नेता केवल गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर होगा। फिर भी हुआन की दुनिया में दूसरे दर्जे की ताकतें ज्यादा नहीं थीं। इसके अलावा इस विशेषज्ञ का शरीर जानलेवा और घातक आभा से भरा हुआ था। वह कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं बल्कि एक हत्यारा था। इससे पहले कि वह बोल पाता, उस पर घात लगाकर हमला किया गया। कोई सोच सकता था कि हत्यारा उसके लिए आया था। कुछ परिस्थितियों में गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक हत्यारा एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ की हत्या भी कर सकता है। कोई सोच सकता है कि वह कितना भयानक था। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हें किसने भेजा है? येज़िवेन चिल्लाया और उसकी आवाज पूरे लुओयू शहर में गूंज गई। स्विश! हत्यारे ने येशिवेन की बातों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने ब्लेड से नीचे गिरा दिया। ब्लेड की चमक जल्दी और बेरहमी से बह गई। कोई कल्पना कर सकता है कि यह एक अत्यंत पेशेवर हत्यारा था। येशिवेन को नहीं पता था कि वह किस हत्यारे संगठन से संबंधित है। उसे येशिवेन से निपटने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए भुगतान किया गया था। जहां तक काम पर रखने का सवाल था, येशिवेन को यह पता लगाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। यह या तो स्वर्ग का उजाड़ महल था या दैवीय गठबंधन। उससे निपटने के लिए केवल ये दोनों ही इतनी बड़ी कीमत चुकाएंगे। गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर एक अस्तित्व ऐसा नहीं था जिसे कोई किराए पर ले सके। यहां तक अगर वे कर सकते हैं तो उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह भी काफी होगी। गहरी घृणा के बिना उनके लिए ऐसा निर्णय लेना असंभव था। हालांकि येशिवेन को वास्तव में उनसे इतनी गहरी नफरत थी। येज़िवेन ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकली। उन्होंने तुरंत 5 सम्राट शरीर वृद्धि अवस्था को सक्रिय कर दिया। उसकी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई और एक जोरदार धमाके के साथ मथना शुरू हो गया। एक बड़ा हाथ बाहर पहुंचा और ब्लेड की चमक को पकड़ लिया। ब्लेड की चमक उसके हाथ में लगातार संघर्ष कर रही थी और उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दी गई थी। सभी जोरदार धमाके के साथ फट गए। बात नहीं कर रहा, तब मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम बात नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। येज़िवेन ने उपहास किया। हालांकि ये लोग खतरनाक थे लेकिन छिपने में माहिर थे। यदि वे अपने लक्ष्य को भेदने में विफल रहते तो वे बहुत दूर भाग जाते। अगर वे आमने सामने लड़ते तो उनकी ताकत बहुत कमजोर होती। इसलिए येज़िवेन ने अपने मार्शल आर्ट अवतार के साथ विलय किए बिना भी लड़ने का साहस किया। येज़िवेन के जोर से चिल्लाने ने तुरंत लुओयू शहर में अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या ये येज़िवेन नहीं है? एक तेज तर्रार व्यक्ति ने येशिवेन को लगभग तुरंत पहचान लिया। हालांकि वह पूरे 5 साल तक सबके सामने नहीं आया था। इन लोगों के लिए बस इतना था कि वे उसके बारे में भूल गए थे, लेकिन वे वास्तव में इस आदमी के बारे में नहीं भूले थे। शायद कुछ और वर्षों के बाद भी लोग इस मनुष्य के अस्तित्व के बारे में गाते रहेंगे। ऐसा आश्चर्यजनक और दुस्साहसी कार्य करने वाला व्यक्ति शायद ही देखने को मिले। यह वास्तव में वह है। क्या खबरों में यह नहीं कहा गया था कि वह पहले ही एक रहस्यमय युद्ध के मैदान में मर चुका था? अब इसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि ये सभी अफवाहें हैं। अफवाहें? मैं सही था। यह आदमी इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? यह दिलचस्प होने जा रहा है। अनाम डाओ कॉलेज के संरक्षण के साथ भी मुझे डर है कि डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। सभी ने ईश्वरीय मिलन और स्वर्ग बंजर भूमि महल के स्वभाव को अच्छी तरह से समझा। वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाने देंगे जिसने उनकी गरिमा को चुनौती दी हो। इसलिए बहुत से लोग सोचने लगे कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन के लोग इस खबर को सुनकर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि उन्होंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी।
वे प्रतिक्रिया के लिए हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया कर दी थी, है ना? किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हत्यारा और मौत का योद्धा वास्तव में संयोग से यहाँ आया था और यक्षिवेन से लड़कर समाप्त हुआ। स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस और दिव्य संघ वास्तव में तेज हैं। उन्होंने वास्तव में इतनी जल्दी उसकी वापसी का पता लगा लिया? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने एक घात लगाया होगा। यदि ये ज़िवेन अभी भी जीवित है तो उसके वापस न लौटने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अनामदाओ कॉलेज खुल गया है। 5 साल हो गए, आप अंत में वापस आ गए हैं। पिछले 5 सालों से मैंने तुम्हारे साथ लड़ना बंद नहीं किया है। दीवुशांग ने आंगन में चुपचाप अपने हाथ में धनुष को थपथपाते हुए कहा। उनकी आंखें असाधारण रूप से दृढ़ थीं। दूसरे आंगन में हुआ मैंगान की ठंडी आकृति स्थिर खड़ी रही और उसने आकाश में हरे रंग की आकृति को देखा। वह वास्तव में उसे घूरते हुए थोड़ी चकित थी। भाई, ये हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। मुझे देखने दो कि तुमने इन वर्षों में कितना सुधार किया है। एक युवक पीठ पर लंबी तलवार लिए सड़क पर चल रहा था। यह कीमती तलवार की तरह तेज था। वह जहां भी जाता, लोग पकड़ में ना आ पाने के डर से उससे बचते। उसने शून्य में देखा और दूर से यक्षिवेन को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये ज़िवेन के जोर से चिल्लाने से पूरे लुओयू शहर में अनगिनत लोग एक साथ दहाड़ने लगे। इस समय आकाश में ये ज़िवेन का पलटवार शुरू ही हुआ था। तुम बोलोगे नहीं, फिर मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम बात नहीं करते। ये ज़िवेन ने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और सीधे मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा आसमान ढह गया। हालांकि यह गोल्डन फिस्ट एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं था। दुनिया को तबाह कर सकने वाली ऊर्जा अत्यधिक गति से हत्यारे की ओर दौड़ पड़ी। जब हत्यारे ने देखा कि उसका कृपाण चकनाचूर होने वाला है तो उसने तुरंत हमला किया और हमले का सामना करने के लिए अपने कृपाण की चमक को बढ़ा दिया, जो एक लंबे अजगर में बदल गया। बूम! मुट्ठी की ऊर्जा और कृपाण का प्रकाश एक शानदार आतिशबाजी प्रभाव बनाते हुए भयंकर रूप से टकराया। टकराना, ये ज़िवेन के मुके ने सीधे उसकी ब्लेडलाइट को तोड़ दिया। यह ब्लेडलाइट अजीब तेज और एक पेचीदा कोण से आई थी। इससे बचाव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यक्षिवेन नाग के बल नेतृत्व नहीं करना चाहती थी। हत्यारे के हमले के बावजूद ये ज़िवेन ने सीधे हत्यारे की खोपड़ी पर मुक्का मारा। वह हत्यारे की कृपाण का विरोध कर सकता था, लेकिन क्या हत्यारा उसके मुके का सामना कर सकता था? हत्यारे को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी थी, इसलिए उसने अपने जीवन से लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। वह केवल अस्थायी रूप से अपराध से बचाव में बदल सकता था। उनका बचाव तुरंत ढह गया। उसकी चालों का उपयोग किसी के जीवन के बदले में किया जाना था, इसलिए उनकी रक्षात्मक शक्ति आधे से भी कम हो गई थी। कहने की बात नहीं है, ये ज़िवेन की मुके अजेय और क्रूर थीं। वे बहुत भयानक थे। वह जल्दी से पीछे हट गया। उसकी आकृति एक अजीब छाया की तरह थी और इसने वास्तव में अंतरिक्ष को विकृत कर दिया था। वो यक्षिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा से बचने के लिए उसमें छिपना चाहता था। तुम छिपना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? यक्षिवेन की गति और भी तेज थी। उसने एक कदम उठाया और तुरंत हत्यारे की स्थिति में आ गया। उसके हाथ अंतहीन सुनहरी रोशनी बिखेरते हैं। तुरंत अंतरिक्ष एक तस्वीर की तरह था। इसने हत्यारे की आकृति को प्रकट करते हुए सीधे मौके पर एक बड़ी दरार को फाड़ दिया। हत्यारा भयभीत था। उसकी आंखें अतुलनीय विस्मय से चमक उठीं। उसने सोचा कि यक्षिवेन का भौतिक शरीर इतना अत्याचारी था, इसलिए उसकी गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए। कौन जानता था कि यक्षिवेन बाद में शुरू करने के बावजूद उसे पकड़ लेगा। वह तुरंत फिर से चकमा देना चाहता था और सीधे अराजकता में कूदना चाहता था। छोड़ना चाहते हैं तू? ज़िवेन ने उपहास किया और तुरंत एक जटिल मुहर बनाई। आकाश में शून्य से एक विशाल मुहर गिरी और तुरंत एक विशाल पर्वत में बदल गई और आकाश से नीचे गिर गई। यहां तक कि आकाश भी इस बड़ी मुहर से हिलता हुआ प्रतीत हुआ। टकराना, हत्यारे सीधे मौके पर ही चीख पड़े। वह सीधे रिपलिंग माउंटेन सील से टकराया था। मुंह भर खून आंतरिक अंगों के कुछ टुकड़ों के साथ मिश्रित एक झटके में बिखर गया। रिपलिंग माउंटेन सील की भयानक शक्ति स्पष्ट थी। हालांकि हत्यारे ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। तो ज़िवेन बहुत भयानक था। वह एक राक्षस की तरह था। भले ही उनकी प्रत्यक्ष युद्ध क्षमता को केवल गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर विशेषज्ञों के बीच एक निचले फीडर के रूप में माना जा सकता था, फिर भी वे गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर थे। भले ही वह गहन मृत्यु क्षेत्र में सबसे नीचे था, फिर भी वह गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर था। इसके अलावा वह एक हत्यारा था। जिसने भी उनका पेशा देखा वह दंग रह जाएगा। यहाँ तक लीजेंड दायरे के विशेषज्ञ भी उन्हें नाराज करने को तैयार नहीं होंगे। कोई भी जीवन के लिए सतर्क नहीं होगा। सभी के पास एक समय था जब उन्होंने गलती की। उस समय यह वास्तव में घातक होगा। एक लक्ष्य को मारने के लिए वह बिना हिले डुले 100 साल तक छिपा रहा। अंत में उसने लक्ष्य को मार डाला।
इस तरह का धैर्य कुछ ऐसा था जो लोग इस पेशे में नहीं थे वे कभी नहीं समझ पाएंगे। जहां जीवन है वहीं आशा है। हालांकि अगर वो जाना चाहता था तो वो येशिवेन को बहुत नीची नज़र से देख रहा होगा। उसकी गति अत्यंत तेज थी। वह भूत की तरह शून्य में घूमता रहा। हालांकि येशिवेन की गति और भी तेज थी। वह बिजली की तरह सीधे उसका पीछा करने लगा। वाला उसके शरीर पर वज्र की और भी भयानक शक्ति फैल गई और हवा और वज्र की शक्ति का विस्तार हो गया। एक पल में इस विशेषज्ञ हत्यारे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। तुरंत उसके शरीर में बिजली की अनगिनत ऊर्जा का संचार हुआ। इससे उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। यहां तक उनकी हरकतें भी असुविधाजनक हो गईं। इस समय एक तलवार क्यूई आकाश से काटती है। यह एक महान नदी की तरह विशाल और शक्तिशाली था क्योंकि यह नीचे की ओर झपट्टा मारती थी। यह हत्यारे के शरीर में जमकर गिरा। टकराना, एक जोरदार वार से हत्यारे का शरीर तुरंत टुकड़ों में बंट गया। वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी युवान आत्मा नष्ट हो गई। प्रोफाउंड डेथ रियलम विशेषज्ञ का एक शिखर तुरंत मर गया। उसके शरीर की सारी दौलत येशिवेन के हाथों में आ गई थी। हालांकि जिस बात ने उन्हें थोड़ा उदास किया वह यह थी कि यह हत्यारा बेहद अनुभवी था। उसने वास्तव में सारी दौलत अपने पास नहीं रखी। उसके पास केवल कुछ लाख जुबान की गोलियां और कुछ उपचार की गोलियां थीं। एक नज़र और एक कह सकता था कि वह अपने जीवन के लिए लाइन पर लड़ने आया था। वह अपनी सच्ची दौलत भी अपने साथ नहीं लाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह सफल हो जाता है तो न केवल उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी बल्कि उसे अपनी संपत्ति भी अपने दुश्मन को देनी होगी। यह वास्तव में इसके लायक नहीं था। हालांकि येशिवेन के लिए, जिसे जुबान की गोलियों की बहुत आवश्यकता थी, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास कितनी गोलियां हैं। उसके शरीर का सारा सार रक्त येशिवेन द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया था। आखिरकार वह अभी भी गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ का शिखर था। उसकी खेती वास्तव में बहुत कम मात्रा में बढ़ी थी। यह उनके लिए पहले से ही सुखद आश्चर्य था। येशिवेन की वर्तमान खेती समान साधना स्तर वाले किसी की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी। भले ही यह केवल एक छोटी सी वृद्धि थी, फिर भी यह एक बड़ी राशि थी। इस हमले ने उन्हें बहुत आत्मविश्वास दिया था। गहन मृत्यु क्षेत्र का शिखर केवल इतना ही था। बेशक वह इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट था कि वह इतनी आसानी से सफल होने में सक्षम क्यों था, क्योंकि यह विशेषज्ञ हत्यारा उसके साथ मौत से नहीं लड़ता था। इसके बजाय उसने बचने के लिए चुना था। वह भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और पलटवार करने के लिए ज्यादा नहीं सोचा था। इससे येशिवेन को उसे खत्म करने का एक आसान मौका मिल गया। नहीं तो अगर डीप डेथ रियल्म विशेषज्ञ का कोई शिखर मौत से लड़ता तो येशिवेन के लिए भी उससे निपटने में मुश्किल होती। येशिवेन के हमले के कारण लुओयू शहर में एक अस्थायी सन्नाटा छा गया। प्रोफाउंड डेथ रियल्म विशेषज्ञ का शिखर, भले ही वह सिर्फ एक हत्यारा था, वास्तव में येशिवेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसने गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा है। उसके पास उस तरह की आभा नहीं थी, नहीं उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर था। वे गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे, इसलिए वे सबसे ज्यादा इमोशनल थे। 5 साल पहले दिवंगत प्रोफाउंड डेथ रियल्म विशेषज्ञ से निपटना उनके लिए बहुत कठिन था। शुरुआत में एल्डर हुआनटिंग ने उसका पीछा भी किया था और उसके पास उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए बड़ी कीमत चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे लुओयू शहर के कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से देखा था। 5 साल पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से येशिवेन को दिव्य गठबंधन और स्वर्ग उजाड़ महल के 100 से अधिक विशेषज्ञों का वध करते देखा था। मात्र 5 वर्षों में वह एक ऐसे लड़के से आगे बढ़ गया था जिसने अभी अभी गहन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश किया था और देर से गहन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके अलावा उनकी लड़ने की ताकत में भी आश्चर्यजनक दर से सुधार हुआ था। गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ की चोटी उसके लिए एक खिलौने की तरह थी। उसने एक ही वार से उसकी हत्या कर दी थी। उसका सुधार इतनी तेजी से हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह भयानक होगा। कितना भयावह है उसका सुधार व्यवहारिक रूप से दिखाई दे रहा है। इस बार दिव्य गठबंधन और स्वर्ग उजाड़ महल ने गलत गणना की है। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि गहन मृत्यु क्षेत्र के मृत्यु योद्धा का एक शिखर येशिवेन को एक ही वार से मारने के लिए पर्याप्त होगा। कौन सोच सकता था कि वह उसे इतनी आसानी से मार सकेगा। स्वर्ग उजाड़ महल और दिव्य गठबंधन ने एक अच्छी योजना बनाई है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वे येशिवेन की लड़ने की ताकत की सही गणना करने में विफल रहे। यही कारण है कि उन्हें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि केवल दिग्गज हस्तियां ही उसे दबाने में सक्षम होंगी। येशिवेन द्वारा एक चरम गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ की हत्या करने के बाद कई लोगों ने महसूस किया कि येशिवेन को एक अस्थायी नोव्यू अमीर और एक महत्वहीन व्यक्ति के रूप में मानना संभव नहीं था। वह बढ़ रहा था और जिस गति से वह बढ़ रहा था वह असाधारण रूप से तेज थी। यदि ऐसा ही चलता रहा, भले ही कोई चरम गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ या कोई अनुभवी बूढ़ा संकी उसे हरा सके तो भी वे उसे मार नहीं पाएंगे।
केवल मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ के पास ही मौका होगा। हालांकि इससे पहले उन्हें अभी भी नामलेस डाउ कॉलेज के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। अगर हत्या सफल होती तो अच्छा होता, भले ही उन्हें बेनाम दाव कॉलेज के प्रकोप का सामना करना पड़ता, यह सार्थक होता। हालांकि असफल होने के बाद से उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ा था। सभी में मिश्रित भावनाएं थीं, लेकिन कुछ भी हो, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ऐसा व्यक्ति शायद रहस्यमय दुनिया में एक सच्चे बिजलीघर बनने से दूर नहीं था। वह मिथक के दायरे में प्रवेश करने से भी दूर नहीं था। द डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस उन लोगों के उत्कृष्ट उदाहरण थे जिन्होंने सांप को नहीं मारा और इसके परिणाम भुगतने पड़े। यदि उसे बढ़ने दिया गया तो वह दो महान शक्तियों के लिए एक बड़ी आपदा होगी, विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक किंवदंती बन सकता है। सार रक्त को परिष्कृत करने के बाद येज़िवेन ने इस बात की परवाह नहीं की कि वे कितने हैरान थे और सीधे लुओये शहर में प्रवेश कर गए। जैसे ही उसने लुओयू शहर में प्रवेश किया, हुआ मैंगान की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। 5 साल हो गए हैं और कोई खबर नहीं है। यहाँ तक हुआ मैंगान की शांति के बावजूद उसने उसे देखकर जो पहला वाक्य कहा वह थोड़ा चिंतित और तिरस्कारपूर्ण था। 5 साल में कोई खबर नहीं आई। अगर उसे विश्वास नहीं होता कि वह निश्चित रूप से सुरक्षित लौट आएगा तो वह अब और इंतजार नहीं कर पाती। अतीत में उसने इसी तरह सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। हालांकि साथ रहने के बाद वो 5 साल भी इंतजार नहीं कर पाईं। हर दिन एक साल जैसा लगता था। मैं गलत था, येज़िवेन फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अगर किसी ने यह देख लिया होता तो शायद उनकी आंखों की पुतलियां अपनी जेब से बाहर गिर जातीं। येज़िवेन, जो हत्या करने में निर्णायक थे, वास्तव में उनके पास ऐसा ही एक पक्ष था। यह केवल 3 साधारण शब्द थे, लेकिन इसने उसकी शिकायतों को शून्य में बदल दिया। उसके कोमल भावों के सिवा कुछ नहीं बचा था। येज़िवेन ने स्वाभाविक रूप से हुआ मैंगान के कोमल छोटे हाथ को पकड़ रखा था। यह सफ़ेद जेड की तरह थोड़ा ठंडा था। जैसे ही वे स्नेह करना जारी रखने वाले थे, गली से अचानक एक हार्दिक हंसी आई। येज़िवेन, मैंने आपको सैकड़ों वर्षों से नहीं देखा है। आप कैसी हैं? येज़िवेन ने महसूस किया कि यह आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ सुना था। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह व्यक्ति बेहद परिचित था। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। यह और कौन हो सकता है लेकिन जियान वुचेन। जरूर तुम ही हो, येज़िवेन ने कहा। मूल रूप से जब उन्होंने जियान वुचेन का नाम देखा तो उन्हें संदेह था कि उनका एक ही नाम था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके एक ही नाम को साझा करने की संभावना बहुत कम थी, खासकर जब से वे दोनों तलवार की खेती करने वाले थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में जियान वुचेन था। हर कोई जानता था कि एक शिवेन की उत्पत्ति दूरस्थ पुरातनता से अलग थी। केवल येज़िवेन ही जानते थे कि उनका जन्म ट्रू मार्शल वर्ल्ड में हुआ था। वह अपनी यादों में अपने गृहनगर के बारे में भूल गया था। यही उनकी असली जड़ थी। इस समय जब उन्होंने जियान वुचेन को देखा, जो ट्रू मार्शल डोमेन से भी थे, तो उन्हें तुरंत अपनेपन का अतुलनीय एहसास हुआ। यह एक विदेशी भूमि में एक पुराने मित्र से मिलने जैसा था। हा, जिस तरह से मैंने अनुमान लगाया कि यह आप ही थे, जिस क्षण मैंने नाम देखा था, आपको भी यह परिचित होना चाहिए। जियान वुचेन दिल खोलकर हंसा जैसे ही वह वहां गया। उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस समय समारोह में खड़ा नहीं हुआ। सैकड़ों वर्षों का मनमुटाव चंद शब्दों में मिट गया था। यह सही है, मुझे बस लगा कि यह आप ही थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तू ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। हुआ मैंगान स्वाभाविक रूप से जियान वुचेन को पहचानती थी, लेकिन वह उससे उतनी परिचित नहीं थी जितनी कि येज़िवेन। हा, आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रू मार्शल डोमेन से बाहर क्यों निकल पाया और यहाँ तक नामलेस डाउ अकादमी में भी आ गया, जियान वुचेन ने कहा। येज़िवेन ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया। ट्रू मार्शल वर्ल्ड में जियान वुचेन की खेती को एक उत्कृष्ट प्रतिभा के रूप में माना जा सकता है। हालांकि प्राचीन उजाड़ युग में ऐसी साधना बहुत साधारण थी। वास्तव में इसे उत्कृष्ट भी नहीं माना जा सकता था। उल्लेख नहीं करने के लिए यह नामलेस डाउ अकादमी थी, जहां जिन लोगों को निमंत्रण मिल सकता था वे फीनिक्स पंख और किलिन सीन की तरह दुर्लभ थे। असंख्य स्वर्गों में वे सच्चे शीर्ष प्रतिभाशाली थे। बहुत समय पहले जब मेरे गुरु ट्रू मार्शल डोमेन की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में लिया और मुझे जुवान वर्ल्ड में ले आए, जिसके बारे में बोलते हुए मैं जुवान वर्ल्ड में आपसे पहले आया था। सच कहूं तो जब मैंने आपका नाम सुना तो वाकई हैरान रह गया। जब आप ट्रू मार्शल डोमेन में थे तो आप पुरुषों के बीच एक ड्रैगन थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं आपको हुआन वर्ल्ड में देखूंगा, जियान वुचेन ने कहा। जब उसने येज़िवेन का नाम सुना तो वह वास्तव में हैरान रह गया। यह अविश्वसनीय था। उसने सोचा कि वह इस जीवन में फिर कभी ट्रू मार्शल डोमेन में अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिलेंगे। आखिरकार दोनों पक्षों का वर्तमान स्तर बहुत दूर था, जो जानता था कि वह एक के बाद एक कुछ परिचितों के नाम सुनेगा। हुआ मैंगान, येज़िवेन, वे सभी एक जैसे थे।
हुआ मैंधान को एक तरफ रखकर यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का आकाशीय फीनिक्स मैडन जुबान विश्व युद्ध के मैदान में दिखाई दे सकता था, लेकिन ये ज़िवेन, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, वास्तव में अपने तरीके से लड़ने में सक्षम था। यह बस एक चमत्कार था। जहां तक वीरानी के एक कबीले का संबंध है, यह केवल एक मजाक था। ऐसी पृष्ठभूमि को हुआन विश्व की पृष्ठभूमि कैसे माना जा सकता है? इसलिए कई लोगों की नज़रों में वह वास्तव में अपने तरीके से लड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करता था, जो वास्तव में सराहनीय था। क्या मैं जान सकता हूं कि आपका स्वामी कौन है? तू ज़िवेन ने उत्सुकता से पूछा। वह वास्तव में जियान वुचेन को ट्रू मार्शल डोमेन से सीधे जुबान वर्ल्ड में ला सकता था, और ऐसा लगता था कि वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, अन्यथा वह जियान वुचेन को नामलेस डाओ अकादमी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता। तलवार क्षेत्र के भगवान, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने उसके बारे में सुना है? जियान वुचेन ने मुस्कराते हुए कहा। आप वास्तव में तलवार क्षेत्र के भगवान के शिष्य हैं, कोई आश्चर्य नहीं। ये ज़िवेन ने तुरंत कहा। वह तलवार क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में कैसे नहीं जान सकता था? यहाँ तक प्राचीन वीरानी में तलवार क्षेत्र के भगवान एक शानदार अस्तित्व थे। तलवार क्षेत्र कई तलवार दाव विशेषज्ञों के संयोजन द्वारा बनाई गई दुनिया थी, जो लगभग तलवार दाव काश्तकारों के लिए स्वर्ग बन गई थी। कोई नहीं जानता था कि कितने तलवार डीएओ विशेषज्ञ थे। यहाँ तक ड्रैगन द्वीप और प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र जैसे शीर्ष क्षेत्र भी तलवार क्षेत्र के विशेषज्ञों को भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। स्वयं की रक्षा करने के मामले में तलवार क्षेत्र को कुख्यात कहा जा सकता है। दुनिया में एक बार एक संप्रदाय था जिसने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र से एक शिष्य पर कदम रखा था, और परिणामस्वरूप तलवार दाव काश्तकारों का एक समूह उस दुनिया में घुस गया और पूरे संप्रदाय को खत्म कर दिया। एक रात के भीतर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। ऐसा इसलिए भी था, हालांकि विशेषज्ञों की संख्या प्राचीन फीनिक्स दायरे के ड्रैगन द्वीप से काफी कम थी, लेकिन कोई भी उन्हें भड़काने को तैयार नहीं था। इतनी बड़ी ताकत के भगवान के लिए अगर वह जियान वुचेन का मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो यह हाथ उठाने जितना आसान होगा। ये ज़िवेन, तुम्हें यह नहीं पता होना चाहिए, वास्तव में आदरणीय मास्टर ने आप पर ध्यान दिया जब वह ट्रू मार्शल दायरे में थे। जियान वुचेन ने मुस्कराते हुए कहा। मेरे आदरणीय मास्टर ने कई बार कहा है कि तलवार दाव प्रतिभा के मामले में आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। मूल रूप से वह आप में अधिक रुचि रखते थे, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे मास्टर ने कहा कि यद्यपि आप प्रतिभाशाली हैं, आपने अपनी प्रतिभा का सही तरीके से उपयोग नहीं किया है और बहुत कुछ सीखा है। यद्यपि आप प्रतिभाशाली हैं, आपने अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर दिया है। आपके पास तलवार दाव कल्टीवेटर की प्रतिभा है, लेकिन आप अंततः एक शुद्ध तलवार दाव कल्टीवेटर बनने में असमर्थ हैं। तुम्हारी तुलना में मुझमें अभी भी थोड़ी कमी है। मैं क्या गिनूं? तलवार दाव में प्रतिभाशाली? ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। वह अपनी स्थिति जानता था। दूसरों को पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहा था, लेकिन वह कैसे नहीं जान सका। हालांकि वह खुद को कमतर नहीं आंकेगा, उसे निश्चित रूप से जियान वुचेन से अधिक प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता है। यह बिल्कुल असंभव था। हाँ, जो भी हो, आपसे फिर से मिलना एक खुशी का अवसर है। टीएसके। इस अवधि के दौरान मैंने आपका नाम कई बार सुना है। आपने दिव्य संघ और स्वर्ग बंजब भूमि हॉल को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। ताली बजाते हुए जियान वुचेन हंसे। अगर उन्होंने मुझे नहीं उकसाया तो मैं उन्हें क्यों भड़काऊंगा? ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वैसे भी मैं इसे हल नहीं कर सकता। जितने लोग आएंगे मैं उन्हें मार डालूंगा। ये ज़िवेन की आंखों में एक जानलेवा नजर आ गई। अच्छा, आप वास्तव में निडर ये ज़िवेन है जिसे मैं जानता हूँ। हाँ, इसके विपरीत मैं वह हूँ जो अधिक से अधिक संयमित हो रहा हूँ। मैं आपकी तरह लापरवाह नहीं हूँ। जियान वुचेन ने मुस्कराते हुए कहा। अब जब तुम यहाँ हो तो चलो जल्दी से आसमान को चीरते हुए शहर की ओर चलें। हमें वहां बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन मैं इंतजार करना चाहता था और देखना चाहता था कि तुम वापस आओगे या नहीं। कम से कम मैंने व्यर्थ में इंतजार नहीं किया। मम्मा, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। हालांकि नामलेस डाओ कॉलेज ने 4 उपग्रह शहरों का दावा किया था, लेकिन निकटतम वास्तव में स्काई स्प्लिटिंग सिटी था। हर बार जब यह खुला, यह स्काई स्प्लिटिंग सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। इस समय बहुत से लोग शायद पहले ही स्काई स्प्लिटिंग सिटी में भाग गए थे। शायद यहाँ बहुत से लोग नहीं बचे थे। अगर हुआ मैंधान नहीं होता तो वह बहुत पहले स्काई स्प्लिटिंग सिटी में भाग गया होता। भाई दीवू, तुमने खुद को क्यों नहीं दिखाया? ये ज़िवेन ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। मैं अभी भी इसे तुमसे नहीं छुपा सकता, दिवू उदासी ने कहा। ये ज़िवेन, आपने पिछले 5 वर्षों में बहुत सुधार किया है। हालांकि मुझे कम मत समझिए। अगर हमारे पास भविष्य में समय है तो फिर से लड़ें। आपका स्वागत है, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। इस तरह के बराबरी के प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना आसान नहीं था। हालांकि जब से आप वापस आ गए हैं, मैं आपको बता दूं कि स्काई स्प्लिटिंग सिटी में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दीवू उदासी जाने ही वाली थी कि उसने अचानक सिर घुमाकर कहा।
यह सुनकर हुआ मैंगहान और जियान वुचेन के भाव थोड़े अजीब हो गए, जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा हो। स्काई रेंडिंग सिटी आने वाले लंबे समय के लिए संपूर्ण गहन दुनिया का केंद्र बिंदु बन गया था। विभिन्न गुटों के गुप्तचर, साथ ही कई प्रतिभाएं, सभी यहाँ एकत्रित हुए थे। चूंकि यहाँ बहुत से प्रतिभाएं एकत्रित हो गई थीं, इसलिए यह स्थान और भी जीवंत हो गया था। विभिन्न प्रतिभाओं के बीच संघर्ष आम थे। ये जिवेन, हुआ मैंगहान, जियान वुचेन और दीवू हॉटहॉटेड के आगमन ने पहले से ही गर्म वातावरण में ईंधन भर दिया, जिससे यह और भी गर्म हो गया। कुछ और अद्वितीय प्रतिभाएं प्रकट हुईं। विशेष रूप से ये जिवेन, जो 5 साल पहले शहर में चर्चा का विषय रहा था, ने शहर के सभी प्रमुख गुटों का ध्यान आकर्षित किया था। वे केवल उसके बारे में भूले थे, लेकिन वे उसे पूरी तरह से नहीं भूले थे। हालांकि ये जिवेन के एक चोटी के गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ को आसानी से मारने की खबर स्काई रेंडिंग सिटी में नहीं फैली थी, फिर भी 5 साल पहले के ये जिवेन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। वास्तव में वह इन पुराने राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली था जो कई वर्षों तक जीवित रहे थे। हालांकि जैसा कि दीवू हॉटहॉटेड ने कहा था, मुसीबतें ये जिवेन के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही आ चुकी थीं, इससे पहले कि वह स्काई रेंडिंग सिटी में पैर जमाने में कामयाब हुआ था। ये जिवेन, यहाँ आज्ञाकारी रूप से आओ और मुझे प्रणाम करो। पूरे स्काई रेंडिंग शहर में एक बचकानी आवाज गूंज उठी। फिर एक छोटी सी आकृति ये जिवेन के सामने उछली, प्रकाश की एक लकीर पर पैर रखते हुए। ये जिवेन ने देखा कि यह लगभग 7 या 8 साल का एक बच्चा था। उनका गोल मटोल चेहरा था और वह काफी क्यूट लग रहे थे। हालांकि वो ये जिवेन को अपने चेहरे पर कुछ अहंकारी नजर से देख रहा था। तुम वही ये जिवेन हो? उसने येक्षिवेन की ओर देखा और कहा। छोटा भाई, तुम कौन हो? येक्षिवेन की भौहें थोड़ी सी टेढ़ी हो गईं। उसे अभी भी याद था कि उसने उसे आज्ञाकारी रूप से उसे प्रणाम करने के लिए कहा था। तुम किसे छोटा भाई कह रहे हो? तुम छोटे भाई हो, तुम्हारा पूरा परिवार छोटा भाई है। बच्चा तुरंत चिंतित हो गया। छोटे लड़के, क्या तुमने अभी तक दूध छुड़ाया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं तुम्हें आज्ञाकारी रूप से प्रणाम करूं? ये जिवेन जोर से हंसी। बच्चे का चेहरा तुरंत राख हो गया। जब लोग उसके रूप रंग के बारे में बात करते थे तो उसे उससे नफरत हो जाती थी। उनके दिल में यह एक शाश्वत पीड़ा थी। आप किस पर हंस रहे हो? उन्होंने तुरंत डांटा। छोटा बच्चा जिसका अभी तक दूध नहीं निकला, तुम कहाँ खेलने जा रहे हो? अंकल बहुत व्यस्त हैं और तुम्हारे साथ खेलने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। वह वास्तव में बच्चे के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। आसपास की हवा बेकाबू हंसी से भर गई थी। न जाने कितने लोग इस बात पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस वक्त उनकी हंसी पूरी तरह से फूट पड़ी थी। हुआ मैंगहान के चेहरे पर एक बेकाबू मुस्कान आ गई जैसे ही उसने ये जिवेन को फटकारते हुए देखा। इतने साल बीत जाने के बाद भी उसके प्रेमी की दूसरों का अपमान करने की क्षमता कम नहीं हुई थी। फिर भी इस तरह के अपमानजनक शब्दों से लोगों को अंदरूनी चोट लग सकती है। हा, मैं हंसी से मर रहा हूँ। ये जिवेन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये जिवेन, आप पहले व्यक्ति हैं जो आपको एक बच्चे की तरह मानते हैं। जियान वुचेन पहले से ही अपने पेट को गले लगा रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह इतनी जोर से हंसने से ऐंठ जाएगा कि वह इसे और सहन नहीं कर सकता था। आप किस पर हंस रहे हो? जियान वुचेन, अगर तुम फिर से हंसने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें दबा दूंगा। और क्या तुम तलवार की दुनिया में अपने लोगों को लेने आए हो? हेवनली ईगल बॉय गुस्से में उड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। जियान वुचेन ने स्वर्गीय ईगल बॉय को ठंडेपन से देखा और ठंडेपन से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसके पीछे की तलवार ने एक चौंकाने वाली तलवार क्यूई जारी की। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। येक्षिवेन ने जियान वुचेन को कुछ आश्चर्य से देखा। जियान वुचेन की साधना के रूप से यह संभावना थी कि वह पहले से ही गहन मृत्यु अवस्था के चरम पर था। अभी कुछ 100 साल ही हुए थे, लेकिन वह पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका था। तलवार क्षेत्र का स्वामी कौन था? जियान वुचेन की खेती मूल रूप से ये जिवेन की खेती से कम थी, लेकिन अब वह वास्तव में उनसे आगे निकल गया था। भले ही उसके पास कई तरकीबें थीं और उसे विश्वास था कि यदि वे वास्तव में लड़ेंगे तो वह जीतने में सक्षम होगा, यह एक लौह पहनावा तथ्य था कि उसका साधना स्तर पार कर लिया गया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अत्यावश्यकता की भावना महसूस कर रहा था। शुरू में उसे अपनी प्रगति पर बहुत गर्व था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि जब वह सुधार कर रहा था तो दूसरे भी धीमे नहीं पड़ रहे थे। इसके विपरीत वे आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहे थे। जियान वुचेन, मैं आपसे बाद में निपटूंगा। लड़के त्यानेंग ने ये जिवेन की तरफ देखा और कहा। ये जिवेन गुप्त रूप से सोच रही थी कि जब उसका बॉय त्यानेंग के साथ विवाद हुआ था, उन्होंने कभी इस नाम के बारे में सुना भी नहीं था और न ही वो पहले 100 लोगों की लिस्ट में थे। शायद उनमें से 30% से भी कम थे जो अभी भी सूची में थे। हालांकि वह एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि कोई उसे उत्तेजित कर रहा था।
क्या आपने अभी तक दूध छुड़ाया है? यदि आपने नहीं किया है तो घर जाकर दूध पी लें। मेरे पास बच्चे को फुसलाने का समय नहीं है, ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। ये ज़िवेन, तुमने मेरा अनादर करने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है कि तुम वास्तव में जीने से थक गई हो। मूल रूप से मैं केवल यही चाहता था कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे एक उदाहरण बनाना होगा। नहीं तो अगर लोग हमारे टेंग परिवार को भड़काते रहेंगे तो हमें उनसे निपटने में कितना समय लगेगा। जैसे ही उन्होंने बात की, गुड़िया जैसे स्वर्गीय ईगल बॉय के चेहरे ने एक चौंकाने वाली हत्या का इरादा प्रकट किया। ये ज़िवेन का चेहरा तुरंत डूब गया। उसने इस लड़के त्यानेंग को कभी नाराज नहीं किया था। टेंग परिवार के बारे में उसने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था। दफा हो जाओ, बच्चों को घर जाकर मिट्टी में खेलना चाहिए, यहाँ बड़े होने का नाटक मत करो, ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। स्वर्गीय ईगल बॉय को इससे सबसे ज्यादा नफरत थी जब लोग चीजों के बारे में बात करने के लिए उसकी उपस्थिति का इस्तेमाल करते थे। हालांकि येशिवेन ने बार बार इस मामले का जिक्र किया था, तो वह अपने दिल में उससे नफरत कैसे नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। लड़का त्यानेंग अचानक गुस्से में आ गया, लेकिन उसने जबरन शांत होकर कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक बार घमंडी व्यक्ति जून डिंगटियन को हरा दिया था। हाँ तो क्या? ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। यह बहुत अच्छा है। वह आदमी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। वह वास्तव में मेरे भाई को चुनौती देना चाहता है। वह नहीं जानता कि वह क्या है। मैं उसे दबा देना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। चूंकि आपने उसे पहले ही हरा दिया है, यह सबसे अच्छा है। जब तक मैं तुम्हें दबाता हूँ, मैं यह साबित कर सकता हूँ कि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लड़का स्वर्गीय ईगल निश्चित लग रहा था। येशिवेन को अचानक समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। ऐसा नहीं था कि वह कभी भी गोलीबारी में नहीं पकड़ा गया था, लेकिन यह पहली बार था जब वह अपने नश्वर शत्रु के कारण गोलीबारी में पकड़ा गया था। इसके अलावा कारण बहुत ही हास्यास्पद था। सिर्फ इसलिए कि उसने जून डिंगटियन को हरा दिया था, वह अब अपने दुश्मन का बलि का बकरा बन गया था। मुझे दबाओ, तुम्हें घर जाकर दूध पीना चाहिए। हालांकि येशिवेन पूरी कहानी जानती थी, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। भाड़ में जाओ। अंत में ये ज़िवेन के शब्दों ने स्वर्गीय ईगल बॉय को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया, जो पहले ही क्रोध के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुका था। उसने आकाश में छलांग लगाई और उसी स्थान पर एक विशाल दिव्य चील में परिवर्तित हो गया। जोर से रोने के साथ वह नौवें आसमान में उड़ते हुए एक चट्टान की तरह लग रहा था। वह अतुलनीय रूप से क्रूर था। उसके पंजे अतुलनीय रूप से तेज थे और उसने सीधे येशिवेन के सिर पर पंजा लगा दिया। वह वास्तव में अतुलनीय रूप से भयंकर था। हम्फ, तू, ज़िवेन ने ठंडेपन से सूंघा। उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और सीधे मुक्कों से बमबारी की। बूम बूम बूम, उसकी प्रत्येक मुट्ठी से एक सुनहरा समुद्र निकला। सुनहरी रोशनी असीम सुनामी की तरह थी, जिसने सभी के चेहरे बदल दिए। ये ज़िवेन की मुट्ठी की ऊर्जा ने अतुलनीय रूप से तेज बाज के पंजे की जोड़ी को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिसे बॉय त्यानेंग ने बदल दिया था। बॉय त्यानेंग के बाज के पंजे और भी अधिक शक्तिशाली थे। जोर से फटने की आवाज के साथ उसने वास्तव में येशिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा को अलग कर दिया। चील के पंजे सीधे एक विशाल चील की चोंच में बदल गए और सीधे येशिवेन को काट लिया। आकाश पूरी तरह से टुकड़ों में बंट गया था। दोनों पक्ष सीधे स्काई रेंडिंग सिटी में लड़े। हालांकि उन दोनों में कुछ शंकाएं थीं और युद्ध का मैदान तुरंत बाहर चला गया। तो ज़िवेन को तुरंत रोक लिया गया। बॉय त्यानेंग की ईगल पंजा तकनीक काफी प्रभावशाली थी। यह शायद युएलाओ से थोड़ा ही कम था, जिससे येशिवेन पहले मिले थे। उनकी खेती भी काफी प्रभावशाली थी। उसने वास्तव में पीकलेट प्रोफाउंड डेथ रियल्म में कदम रखा था, जो कि ये ज़िवेन की साधना से थोड़ा अधिक गहरा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी था। यहाँ तक जिन अद्वितीय प्रतिभाओं ने कोटा प्राप्त किया था, उनमें से कुछ केवल मध्यवर्ती गहन मृत्यु क्षेत्र में थे। पीक प्रोफाउंड डेथ रियल्म तक पहुंचना उनके लिए दुर्लभ था। क्या ये ज़िवेन केवल गहन मृत्यु लोक के अंतिम चरण में नहीं थी? हवा में दैवीय गरुड़ मांस और रक्त वाला प्रतीत हो रहा था। यह जीवन शक्ति से भरा था। इसकी क्रूर चील की चोंच आकाश को काटने में सक्षम प्रतीत होती थी। हालांकि येशिवेन न तो जल्दी में थी और न ही धीमी। उसने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय वह सीधे चील के सिर पर मिले और सीधे एक मुक्का फेंका। उनका अत्याचारी शरीर अजेय था। उसी दायरे के लोगों के बीच वह आमने सामने के टकराव से कभी नहीं डरा था। टकराना। ये ज़िवेन की मुट्ठी की ऊर्जा इतनी मजबूत और भयंकर थी कि इसने वास्तव में मौके पर ही दिव्य चील को विस्फोट कर दिया। हालांकि इससे पहले कि ये ज़िवेन हमला करना जारी रख पाता, दिव्य चील वास्तव में फिर से संघनित हो गई थी। एक बार फिर ये येशिवेन की तरफ झपटा। यह येशिवेन को काटकर मौत के घाट उतारना चाहता था। ये ज़िवेन, भाड़ में जाओ।
तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लड़का स्वर्गीय गर्जना, वह येशिवेन को वहीं जिंदा निगल जाना चाहता था। यह लड़का त्यानेंग बहुत मजबूत है। कुछ लोग कहते हैं कि वह कोटा प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई पर निर्भर था। अब ऐसा लगता है कि यह केवल बकवास है। अपनी ताकत से उसे टेंग याओयांग की मदद के बिना सैकड़ों लोगों में स्थान दिया जा सकता है। वास्तव में लड़का त्यानेंग युवा दिख सकता है, लेकिन वह वास्तव में सैकड़ों वर्षों से जीवित है। ये केवल इसलिए है क्योंकि उसने एक प्रकार की कुंवारी तकनीक विकसित की है कि वह अपनी युवा उपस्थिति को बनाए रखने में सक्षम है। वह अपने रूप के बारे में बात करने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। हालांकि येजिवेन ने बार बार इसका उल्लेख किया है। मुझे डर है कि वह इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। इस मामले को शांत होने दो, उसके साथ छल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन येशिवेन एक अच्छा इंसान भी नहीं है। क्या ईश्वरीय मिलन और उजाड़ स्वर्ग के महल को उसके हाथों भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ा? उद्धरण चिन्ह। यह मजबूत के बीच एक संवाद है। यह वास्तव में दिलचस्प है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको कौन बचाएगा? यह अधिक व्यवहारिक है। मजबूत के बीच एक संवाद। आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। येजिवेन ठंडेपन से चिल्लाया और तुरंत पलटवार किया। आपको इसके बारे में सोचना होगा। आपको कौन बचाने वाला है? बलवान के बीच बातचीत। आप अभी भी उससे बहुत दूर हैं। येशिवेन ठंडी आवाज में चिल्लाया और पलटवार किया। शुआ। येजिवेन की मुट्ठी फूट गई और खालीपन का एक बड़ा क्षेत्र ढह गया। मुट्ठी की ऊर्जा ढह गई जगह का पीछा करती है और सीधे स्वर्गीय ईगल बॉय की ओर विस्फोट करती है। येजिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा से ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ टुकड़ों में पीस देगी। हेवनली ईगल बॉय ने मौके पर एक अद्भुत गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और येजिवेन का गला घोंट दिया। एक अकथनीय शक्ति शून्य में उमड़ पड़ी और येजिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा का गला घोंट दिया। फिर स्वर्गीय गरुड़ लड़के ने एक अजगर की तरह येजिवेन की ओर जमकर झपट्टा मारा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हड़पना और नष्ट करना चाहता हो। एक और भी हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। येजिवेन निश्चल खड़ी रही और इस शक्ति को अपने शरीर पर कहर बरपाने। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। हालांकि वह उनके सोने के चढ़े हुए अत्याचारी रूप को नहीं तोड़ सके। येजिवेन ने एक बड़ा हाथ पकड़ा और अंतरिक्ष की परतों को भेद दिया। फिर उसने स्वर्गीय ईगल बॉय के शरीर को पकड़ लिया जो एक दिव्य ईगल में परिवर्तित हो गया था। टकराना। येजिवेन ने हेवनली ईगल बॉय के शरीर पर सभी बचावों को पकड़ लिया और नष्ट कर दिया। फिर उसने हेवनली ईगल बॉय के शरीर को नीचे खींचा और उसे जमीन पर पटक दिया। यह सरल और अपरिष्कृत था, लेकिन इसकी शक्ति अद्भुत थी। येजिवेन की शक्ति इतनी भयानक थी कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूरी दुनिया कांप रही थी जब उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। स्वर्गीय ईगल बॉय के प्रेत को प्रकट करते हुए इस दिव्य ईगल को मौके पर ही तोड़ दिया गया था। उसका चेहरा सदमे और गुस्से से भरा हुआ था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। येजिवेन ने उसे जमीन पर फेंक दिया था और उसके कारण उसे आंतरिक चोटें आई थीं। यह बस एक अभूतपूर्व बात थी। स्वर्गीय गरुड़ लड़के ने छलांग लगाई और येशिवेन से लड़ने के लिए आकाश में उड़ गया। दुर्भाग्य से येजिवेन ने उसे ऐसा अवसर नहीं दिया और सीधे उसे थप्पड़ मार दिया। टकराना। स्वर्गीय चील लड़का येजिवेन के थप्पड़ से बच नहीं सका और उसे फिर से जमीन पर पटक दिया गया। पफ। उसने मुंह से खून निकाला और जमीन में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। येजिवेन, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। लड़के स्वर्गीय चील ने गुस्से में येजिवेन की तरफ देखा। उसने येशिवेन पर लगातार कई वार किए। वह एक दिव्य गरुड़ में बदल गया और आकाश में फड़फड़ाया। उसने ऊपर की ओर मुंह किया और जोर से रोने लगा। उसके पंजों से आकाश फट गया था और यह अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से इसने सीधे येशिवेन की ओर पकड़ बना ली। यह किसी काम का नहीं। येशिवेन अतुलनीय रूप से ठंडी थी। उसने सीधे हाथ की मुहर बनाई और फिर मौके पर एक बड़ी गर्जना की आवाज निकली। उसने एक हसन मुहर बनाई और सीधे इन आकृतियों को उड़ा दिया जो बाहर उड़ रही थीं। ये दैवीय चीलें फट गईं, रक्त के सार में बदल गईं, जिससे आकाश भर गया। ये दिव्य ईगल वास्तव में ऊर्जा से संघनित नहीं थे, बल्कि बॉय हेवनली ईगल के रक्त सार से बने थे। इस तरह सरनी की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से उन्होंने येशिवेन का सामना किया था। ये व्यवस्थाएं उसके सामने बस कमजोर थीं और सीधे मौके पर ही उड़ा दी गईं। हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। इस समय फॉलन मून सिटी में येजिवेन के एक पीक प्रोफाउंड डेथ स्टेज विशेषज्ञ की हत्या करने की खबर फैलनी बाकी थी। इसलिए वे येशिवेन की असली ताकत नहीं जानते थे। बस दृश्य को देखकर यह पहले से ही अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। हेवनली ईगल बॉय की प्रतिष्ठा छोटी नहीं थी और उसकी ताकत भी कमजोर नहीं थी। वह लेट प्रोफाउंड डेथ स्टेज के विशेषज्ञ थे। इतनी ताकत हुआन दुनिया में एक छोटा सा संप्रदाय खोलने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि येशिवेन उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था और जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ था। वह बस हास्यास्पद रूप से मजबूत था।
ये जिवेन, मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ। उन आंकड़ों की मौके पर ही धज्जियां उड़ा दी गईं। बॉय हेवनली ईगल ने तुरंत एक शोकाकुल चीख निकाली। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और गुस्से से दहाड़ा। उसने सीधे अपना मुंह खोला और फिर एक आश्चर्यजनक गति से एक काला बहता हुआ प्रकाश सीधे येजिवेन के चेहरे की ओर निकला। येशिवेन ने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा लीं। हालांकि इस काले बहते हुए प्रकाश की गति खराब नहीं थी, फिर भी यह उस स्तर पर थी जिस पर वह प्रतिक्रिया कर सकता था। हालांकि वास्तव में जिस बात ने उसे महसूस कराया कि कुछ गलत था, वह यह था कि वह एक बुरी शक्ति को घूर रहा था। इसने उसे दृढ़ता से बंद कर दिया और उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह आकाश या पृथ्वी पर जाने पर भी बच नहीं सकता। बिना किसी झिझक के उन्होंने सीधे एक के बाद एक कई मुक्के मारे। मुट्ठी की ऊर्जा चौंकाने वाली लहरों में बदल गई जो बह गई। पफ पफ पफ। फिस्ट एनर्जी काले बहते हुए प्रकाश के संपर्क में आने के बाद मौके पर ही पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह काले बहते हुए प्रकाश को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। एक पल में काली बहती हुई रोशनी जो बिजली की तरह बरस रही थी, येशिवेन के सामने पहले ही प्रकट हो चुकी थी। येशिवेन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे जमीन पर कदम रखा और एक सुनहरी रोशनी ने आकाश को भर दिया। उसका पूरा शरीर मौके पर हजारों मीटर तक पीछे की ओर उड़ता रहा, मानो उसने टेलीपोर्ट किया हो। हालांकि जब उसके शरीर ने टेलीपोर्टेशन पूरा किया था तो काली बहने वाली रोशनी पहले ही उसकी ओर आ चुकी थी। जैसी उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। ये जिवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह काला बहता हुआ प्रकाश वास्तव में क्या था? यह वास्तव में बहुत दुष्ट था। बजना, धातु के टकराने की अतुलनीय तेज आवाज निकली। काली बहती हुई रोशनी को येशिवेन से 1 फुट की दूरी पर रोक दिया गया। येजिवेन के सिर के ऊपर यिन-यांग जीवन और मृत्यु आरेख लगातार घूमता रहा और एक हल्का पर्दा उसके भीतर उसकी रक्षा करते हुए लटका रहा। काला बहता हुआ प्रकाश निर्दयता से इस हल्के पर्दे में धंस गया। वह नहीं जानता था कि हल्के पर्दे में एक बड़ा छेद किया गया था और उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा क्षैतिज रूप से डाला गया था। इस समय येशिवेन आखिरकार स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थी कि यह चीज क्या थी। यह वास्तव में एक छोटा चील था। यह एक मुट्ठी के आकार के बारे में एक बहुत ही छोटा और नाजुक यंत्र था। इसे एक दिव्य चील की छवि के साथ उकेरा गया था। हालांकि यह बहुत छोटा था, यह बहुत ही जीवंत था। यह दिव्य गरुड़ यंत्र आश्चर्यजनक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से भरा था, इतना अधिक कि येशिवेन को इसे महसूस करने के लिए ध्यान से महसूस करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को इसका निशाना बनाया गया तो वे बिना किसी दफन स्थान के लगभग मर जाएंगे। उल्लेख नहीं है, भले ही वे प्रतिक्रिया कर सकें, वे इसे बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक येजिवेन के यिन-यांग जीवन और मृत्यु आरेख का हल्का पर्दा भी आधे से अधिक द्वारा डाला गया था और लगभग सीधे इसके द्वारा छेदा गया था। ऐसी शक्ति वास्तव में दुर्लभ और वास्तव में भयानक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्वर्गीय ईगल बॉय का तुरुप का इक्का था। निश्चित तौर पर उसके पास कुछ तरकीबें थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी था, लेकिन दुर्भाग्य से वह येशिवेन से मिला था। तुम बहुत शातिर हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं केवल तुम्हारी मार्शल आर्ट को खत्म कर दूंगा ताकि तुम भविष्य में घमंडी होने की हिम्मत न कर सको। येजिवेन उपहास किए बिना नहीं रह सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्गीय गरुड़ लड़के की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। इससे पहले कोई भी उसे इस हद तक चोट नहीं पहुंचा पाया था। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? तुम यहाँ लोगों को मारने की हिम्मत करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा? तू जिवेन को यह हास्यास्पद लगा। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि दुनिया उसके चारों ओर घूमती है? हम्फ, ये जीवेन ने ठंडी सांस ली और अचानक अपना पैर पटक दिया। अचानक असीम ऊर्जा बह निकली। पृथ्वी हिल गई और एक बड़ी दरार बन गई जो स्वर्गीय ईगल बॉय की दिशा में फैल गई। रुकना! अचानक स्काई लैंडिंग सिटी से एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। मार्शल आर्ट की एक धारा आसमान से उतरी और विशाल दरार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। कौन है भाई? ये जिवेन की भौहें तनी थीं और वह चिल्लाए। स्वर्ग के बंटवारे वाले शहर से एक आकृति सीधे आसमान में आई और उड़कर येजिवेन के सामने उतर गई। यह बाघ के सिर और इंसान के शरीर वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसकी दाढ़ी बहुत सख्त थी, फौलाद जैसी। उसने येजिवेन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, येजिवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेनाम डाओ कॉलेज के कानूनों को नजरअंदाज करने और एक साथी शिष्य पर हमला करने की? क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? येजिवेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और कहा, मैंने क्या अपराध किया है? क्या मुझे मारने देना चाहिए क्योंकि वह मुझे मारना चाहता है? ये किस तरह के कानून और नियम हैं? मैंने उनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या हमें आपको नामलेस डाओ कॉलेज के नियमों के बारे में समझाने की आवश्यकता है? बाघ के सिर वाले बूढ़े ने ठंडेपन से कहा और उसका लहजा काफी असभ्य था। क्या आप कानूनों की स्थापना में दखल देना चाहते हैं? कितना महत्वाकांक्षी!
बाघ के सिर वाले बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने सीधे येज़िवेन के सिर पर एक बड़ी टोपी डाल दी और उसने उसे बिल्कुल भी खंडन करने की अनुमति नहीं दी। क्या मजाक है, मैंने कभी भी नामलेसडाउ कॉलेज के कानूनों के बारे में दोहरे मानकों के बारे में नहीं सुना है। वास्तव में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानक हैं। क्या मजाक है? येज़िवेन ने उसे कोई चेहरा नहीं देते हुए ठंडेपन से सूंघा। जब उसने कहा कि वह मुझे मारना चाहता है तो मैंने तुम्हें न्याय के लिए खड़े नहीं देखा। उन्होंने दांत पीसकर न्याय की रक्षा जैसे शब्द कहे। भले ही बाघ के सिर वाले बूढ़े व्यक्ति की त्वचा शहर की दीवार से मोटी थी, फिर भी येज़िवेन द्वारा उजागर किए जाने के बाद भी वह शर्मा गया। फिर वह मदद नहीं कर सका और अपमान से बाहर गुस्से में उड़ गया। येज़िवेन वास्तव में नहीं जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह बेनकाब करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेनाम डाउ कॉलेज पर सवाल उठाने की? वह तुरंत अपमान से बाहर गुस्से में दहाड़ा। तो क्या हुआ अगर मैं आपसे सवाल करूं? किसने कहा कि यह प्रतिबंधित है? नामलेसडाउ कॉलेज ने भी नहीं किया, है ना? इसके अलावा मैं केवल आपसे सवाल कर रहा हूं, नामलेसडाउ कॉलेज से नहीं, क्या आप अनामडाउ कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? येज़िवेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। कितना तेज जीभ वाला बच्चा है। बाघ के सिर वाले बूढ़े का चेहरा राख हो गया। येज़िवेन की बातों से वह मौके पर पहुंच गया। उसकी हैसियत पर इस दुनिया में कौन उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत करेगा? उसे इतनी मुश्किल स्थिति में डालने की तो बात ही छोड़ दें। येज़िवेन ने उसे पूरी तरह से मौके पर खड़ा कर दिया था और उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। यह इस समय विशेष रूप से अजीब था। येज़िवेन ने मन ही मन सोचा, चूंकि यह व्यक्ति बेनाम डाउ कॉलेज से है, उसे शुरू से ही मुझे निशाना नहीं बनाना चाहिए। आखिरकार मैंने कभी भी बेनाम डाउ कॉलेज के शिष्यों के बीच झगड़े में शामिल होने के बारे में नहीं सुना। मिस्टीरियस वर्ल्ड क्लब में नामलेसडाउ कॉलेज का अस्तित्व एक उन्नत पाठ्यक्रम की तरह था। इसने केवल शीर्ष प्रतिभाओं को आगे की पढ़ाई के लिए भर्ती किया, इसलिए कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यह बाघ के सिर वाला बूढ़ा स्वर्गीय चील के बच्चे के प्रति इतना पक्षपाती क्यों है? बाघ के सिर वाले बूढ़े का चेहरा धीरे धीरे बदसूरत हो गया और उसके शरीर पर आभा फूटती रही। येज़िवेन की ओर लगातार कुचलते हुए उसके कपड़े लहरा रहे थे। भले ही उस शक्तिशाली आभा का थोड़ा सा ही रिसाव हुआ हो, यह येज़िवेन पर अत्यधिक दबाव डालने के लिए पर्याप्त था। बाघ के सिर वाले बूढ़े ने अपनी आभा पर अद्वितीय नियंत्रण प्रदर्शित किया। इसका एक भी निशान बाहर नहीं निकला और इसने येज़िवेन के शरीर को पूरी तरह से कुचल दिया। बूम बूम बूम। येज़िवेन ने केवल अपने शरीर पर लगातार एक भयानक दबाव महसूस किया। यह एक ऐसी लय थी जो उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी। इंच दर इंच उसके पैरों के नीचे की जगह पूरी तरह से बिखर गई और वह उसमें पूरी तरह डूब गया। इस समय देखने वालों को आखिरकार ठीक ठीक समझ में आ गया कि उसने किस तरह की भयानक ताकत का सामना किया है। इसने वास्तव में उसके पैरों के नीचे की जगह को ढहा दिया था। बहुत दूर मत जाओ, येज़िवेन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आवाज़ जंगली जानवर की दहाड़ जैसी गहरी थी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें धमका रहा हूं? बाघ के सिर वाला बूढ़ा अपनी आभा बढ़ाता रहा और उसके शरीर पर दिव्य ऐश्वर्य के धुंधले निशान थे। एक मिथक विशेषज्ञ येज़िवेन की आंखों में असामान्य रूप से गुस्सा था। स्काई ओरिजिन मिरर में प्राचीन पूर्वज संप्रदाय मास्टर की राक्षसी कठपुतली ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं और एक भयानक राक्षसी आभा एक अद्वितीय दानव की तरह आकाश में फैल गई। अगर यह इसके नीचे आता, यान क्यूई के पास डेविल रोर का हमला होता। आखिरकार एक गॉडमिथ उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। अचानक थोड़ी चंचल आवाज सुनाई दी। टाइगर हेडेड आदरणीय, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हमारे छात्रों पर हमला करना एक अक्षम्य पाप है। एक साधारण सा दिखने वाला बाज आसमान से उतरा और एक जवान आदमी में बदल गया। युवक ने बाघ के सिर वाले आदरणीय को चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ देखा। यंग तियांजिंग, मैं उसे हमारी बेनाम दाओ अकादमी के नियमों को समझने दे रहा हूं। वह वास्तव में शुरू से ही अपने साथी छात्र की साधना को पंगु बनाना चाहता है। वह नहीं चलेगा। बाघ के सिर वाले आदरणीय की अभिव्यक्ति बदल गई। वह बहुत भयभीत लग रहा था, लेकिन उसे मात नहीं दी जानी थी। वह इस पहलू में अपने सामने वाले से हारना नहीं चाहते थे। नियम? मुझे क्यों नहीं पता था कि नामलेसडाउ अकादमी का ऐसा नियम है जो आपको हमारे छात्रों पर हमला करने की अनुमति देता है। दिव्य चील के रूप में युवक ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, येज़िवेन को मेरे खानदान ने पहले ही चुन लिया है। मुझे मत बताओ कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गुट क्या योजना बना रहा है। बेहतर होगा आप मुझे अपनी छोटी छोटी हरकतें दोबारा न देखने दें, नहीं तो मैं तुम्हारे पंजे काट दूंगा। जल्दी करो और चिल्लाओ। यंग तियांजिंग ने बेहद दबंग तरीके से कहा। आप? बाघ के सिर वाले पैरागॉन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यंग तियांजिंग एक मिथक विशेषज्ञ इतने सारे लोगों के सामने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देगा। अच्छा, बाघ के सिर वाले आदरणीय ने गुस्से से कहा।
उसके बाद बाघ के सिर वाले आदरणीय स्वर्गीय ईगल बॉय को ले गए और प्रकाश की एक गेंद में गायब हो गए। यंग तियानजिंग द्वारा डांटे जाने के बाद उन्होंने वापस बात करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ रहने से उसकी सूरत और खराब हो जाएगी। मुझे बचाने के लिए बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। ये जिवेन ने अपने हाथों को प्रणाम किया और कहा, यह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक गुटिया संघर्ष है, आप इसे थोड़ी देर बाद समझेंगे। यंग तियानजिंग ने ये जिवेन पर नजर डाली और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम बुरे नहीं हो, तुम में दम है। आपने ईश्वरीय मिलन और उजाड़ हेवन हॉल को अपमानित करने का साहस भी किया। यह ऐसा कुछ नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। मुझे बस जीवित रहने के लिए मजबूर किया गया था। उस समय स्थिति यह थी कि हम में से एक मर रहा था, कोई तीसरा विकल्प नहीं था, ये जिवेन ने कहा। अच्छा कहा, हा, दरअसल कुछ लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। कुंजी यह है कि दैवीय संघ के नेता ने वास्तव में आपको अकादमी में स्वीकार करने से इनकार करते हुए हमें बार बार धमकाने के लिए अपनी गहन साधना का उपयोग किया। बेशक हम ही थे जिन्होंने अंत में उसे पीछे धकेला। क्या मजाक, बेनाम डाउ कॉलेज की गहरी नींव है तो हम इतनी आसानी से कैसे डर सकते हैं। हालांकि मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कॉलेज आपको पालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आप भी हमारे पसंदीदा लक्ष्यों में से एक हैं। यंग तियानजिंग ने जानबूझकर अपने एक लक्ष्य का उल्लेख किया, यह देखने के लिए कि एक शिवेन कैसे प्रतिक्रिया देगी। अंत में ये जिवेन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, जैसे कि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आप परेशान नहीं हैं, यह थोड़ा अप्रत्याशित है, यंग तियानजिंग ने कहा। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस हैं और मैं निश्चित रूप से अकेला नहीं हूं। ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा, आप इस बारे में काफी खुले विचारों वाले हैं। चूंकि आपका मामला सुलझ गया है, मैं छुट्टी लेता हूं। आप नामलेस डाउ कॉलेज में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, यह आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करेगा। इस युवक ने, जो एक दिव्य गरुड़ में बदल गया था, तुरंत एक आकृति बनाना समाप्त किया, अपने पंख फड़फड़ाए और ऊंची उड़ान भरी। थोड़ी ही देर में वो एक शिवेन की नजरों से पूरी तरह से गायब हो चुका था। यह आंकड़ा बेवजह आया और चला गया था। हालांकि इसने ये जिवेन को भी सही मायने में समझा दिया कि नामलेस डाउ कॉलेज उतना सरल नहीं था जितना बाहरी लोग सोचते थे। शायद भीतर और भी रहस्य छिपे थे। इन दोनों महान शख्सियतों के जाने के बाद पूरा आसमान एकाएक जीवंत हो उठा। मूल रूप से इन दो दिग्गज शख्सियतों के आगमन के कारण उत्पन्न दमनकारी माहौल को तुरंत जारी कर दिया गया था। स्वर्गीय ईगल बॉय वास्तव में ये जिवेन द्वारा इतनी आसानी से हार गया था। यह अविश्वसनीय है। इस अवधि के दौरान ये जिवेन की प्रगति भयानक है। यह दिलचस्प है। हेवनली ईगल बॉय को मारने के बाद टेंग याओयांग मामले को कैसे शांत रहने दे सकते हैं। टेंग याओयांग ने देवताओं की विरासत प्राप्त करने का दावा किया था और उसके युवा सम्राट को ये जिवेन ने लगभग अपन बना दिया था। वह इतनी गहरी नफरत की परवाह कैसे नहीं कर सकता। यह सही है। टेंग याओयांग की ताकत को शायद इस पीढ़ी के नामलेस डाउ कॉलेज के सैकड़ों शिष्यों में शीर्ष पर रखा जा सकता है। उन्होंने अपना खुद का सूर्य संप्रदाय बनाया, जिसकी तुलना कई साल पहले ईश्वरीय संघ के नेता से की जा सकती है। हे हमारे सामने दिव्य संघ के नेता जैसे सफल उदाहरण के साथ कौन उनकी नकल नहीं करना चाहेगा। इस बार 5 महान शिष्यों ने अपने स्वयं के संगठनों और बलों का गठन किया है। सूर्य संप्रदाय इनमें से एक है, उनमें से सबसे बड़ा। इस तथ्य के अलावा कि उसके पास कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, यह पहले से ही प्रथम श्रेणी के बल के बराबर है। टेंग याओयांग की ताकत को देखते हुए उसके मिथक दायरे में प्रवेश करने से पहले की बात है। एक बार जब वह ऐसा कर लेता है तो सूर्य संप्रदाय जुबान की दुनिया में प्रथम श्रेणी की शक्ति बन जाएगा। कितना कमाल की है। ये जिवेन आसमान को चीरते हुए शहर में चला गया। आसपास की कई चर्चाएं उसके कानों में पड़ीं और इन लोगों का इसे छुपाने का जरा सा भी इरादा नहीं था। ये जिवेन, इन लोगों ने पहले ही अपनी सेना बना ली है। तुम भी एक सेना क्यों नहीं बना लेते। मैं इसमें सिर्फ एक बड़ा व्यक्ति बनूंगा, जियान वुचेन ने कहा। जब समय आएगा, हमारी प्रतिष्ठा के साथ हम अपने साथ बड़ी संख्या में प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। हमें सूर्य संप्रदाय के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। ये जिवेन ने मन ही मन सोचा। अकेले लड़ने के अपने स्वाभाविक फायदे थे। वह किसी भी समय निकल सकता था। जब तक वह जीवित रहेगा, उसकी जीवन शक्ति प्रभावित नहीं होगी। हालांकि एक बल बनाने के अपने फायदे भी थे। उदाहरण के लिए, दैवीय संघ के नेता ने दैवीय संघ का गठन किया था और दुनिया भर से नायकों की भर्ती की थी। उसने दुनिया के सभी नायकों को अपने लिए भगवान बनने, सभी प्रकार के संसाधनों को इकट्ठा करने और उसके लिए सभी प्रकार के शत्रुओं को दबाने की अनुमति दी थी। अब दैवीय संघ हुआन दुनिया भर में तंबुओं के साथ एक विशाल बन गया था। एक बार दैवीय संघ का नेता एक देवता बन गया तो दैवीय संघ देर सबेर दुनिया का नेता बन जाएगा। स्वाभाविक रूप से इन दो तरीकों के अपने फायदे और नुकसान थे।
यदि वह अभी एक संगठन स्थापित करना चाहता है तो यह स्वाभाविक रूप से अधिक सुविधाजनक होगा। उसके साथ हुआ मैंगान और जियान वुचेन नींव के रूप में उसके पास 3 शीर्ष विशेषज्ञ होंगे। जब तक कोई महान शख्सियत कार्रवाई नहीं करती तब तक कोई भी उन्हें दबा नहीं पाएगा। ऐसा लाइनअप सूर्य संप्रदाय से कमतर नहीं था। आखिरकार सूर्य संप्रदाय संभवतः युवा पीढ़ी के कुछ विशेषज्ञों की भर्ती नहीं कर सका। ये सभी लोग घमंडी और अहंकारी थे। उनमें से कितने दूसरों के द्वारा आदेश दिए जाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात नामलेस डाउ कॉलेज को रिपोर्ट करना और आधिकारिक तौर पर कॉलेज का शिष्य बनना था। उन तीनों ने आधिकारिक तौर पर कॉलेज को रिपोर्ट करने के बाद आखिरकार वे हेवन स्प्लिटिंग सिटी की स्थिति पर ध्यान देने के मूड में थे। हालांकि नामलेस डाउ कॉलेज ने आधिकारिक रूप से भर्ती करना शुरू कर दिया था, लेकिन जिस स्थान पर कॉलेज स्थित था उसे खोला जाना बाकी था। इसलिए वे अभी के लिए हेवन स्प्लिटिंग सिटी में ही रह सकते थे। वे तीनों साधारण लोग नहीं थे। बहुत जल्दी उन्होंने हेवन स्प्लिटिंग सिटी की वर्तमान स्थिति का पता लगा लिया। वर्तमान में हेवन स्प्लिटिंग सिटी में नामलेस डाउ कॉलेज के वर्तमान शिष्यों में 5 अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति उभरकर सामने आए थे। अपवाद के बिना वे सभी गहन मृत्यु लोक के शिखर पर थे। यह कहा गया था कि वे पहले ही पोवांग दायरे की बाधा को छू चुके थे और वास्तव में पोवांग दायरे में कदम रखने वाले थे। वे 5 महान शिष्यों के रूप में जाने जाते थे। उनमें से टेंग याओयांग को दूसरा स्थान मिला। उनके संगठन में सूर्य संप्रदाय के विशेषज्ञों की संख्या भी वर्तमान शिष्यों द्वारा स्थापित संगठनों में सर्वश्रेष्ठ थी। यह कहा जा सकता है कि यह भविष्य में एक बादशाह का भ्रूण रूप था। मूल रूप से इसका ये जिवेन से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उसने स्वर्गीय ईगल बॉय को हरा दिया था और अपनी मार्शल आर्ट को लगभग पंगु बना दिया था। टेंग याओयांग की दबंग शैली को देखते हुए दोनों पक्षों के बीच टकराव लगभग अपरिहार्य था। 5 महान शिष्यों के अलावा कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे जिन्होंने उसे चकित कर दिया। जून डिंगटियन उनके ध्यान का खामियाजा भुगतने वाले पहले व्यक्ति थे। जिसके बारे में बात करते हुए बॉय त्यानइंग के साथ उनका इतना बड़ा संघर्ष क्यों हुआ, इसका सीधा संबंध जून डिंगटियन से था। जून डिंगटियन ने बहुत समय पहले हुआन क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था। ऐसा कहा जाता था कि नामलेस डाउ कॉलेज में एक बड़े शॉट पर उसकी नज़र पड़ी थी और उस बड़े शॉट द्वारा उसकी रक्षा की गई थी। ऐसा कहा जाता था कि उनकी शक्ति शीर्ष 5 शिष्यों के बराबर थी। कुछ समय पहले उन्होंने एक साहसिक बयान दिया था कि वे शीर्ष 5 शिष्यों में से एक टेंग याओयांग को चुनौती देना चाहते थे। हालांकि टेंग याओयांग बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे थे, कुछ लोगों ने सोचा कि टेंग याओयांग जून डिंगटियन से डरते थे। आखिरकार टेंग याओयांग ने देवताओं की विरासत प्राप्त करने का दावा किया, लेकिन उनकी तुलना जून डिंगटियन से कैसे की जा सकती है। जून डिंगटियन एक देवता का पुनर्जन्म था। जब दोनों पक्षों की तुलना की गई तो यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। हालांकि यह बॉय त्यानइंग द्वारा याद किया गया था। वह अपने बड़े भाई से बदला लेने के लिए दृढ़ था, जिसके कारण बाद में ये शिवेन के साथ युद्ध हुआ। ये जिवेन पूरी तरह से गोलीबारी में फंस गई थी।